टाइम में क्या था, 30 साल पहले क्या हुआ करता था। 30 साल पहले हम और मैं खुद पर्सनली और आप सभी, मोस्टली लोग सब यहाँ 30 प्लस या 20 प्लस या 50 प्लस बैठे हुए। तो ज्यादातर समय पहले क्या होता था, उस टाइम पे लोग बाहर खेलते थे गार्डन में, है ना, मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, खो खो कबड्डी साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। उस समय हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था खेलने के लिए। आज जो हमारे पास घर इन 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 हाउस एवरीथिंग है, हम खेलने के लिए जो चाहे वो इन हाउस कर सकते हैं। बट पुराने टाइम में कुछ भी नहीं था, तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी थी, हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे। तो अभी समय कैसे बदल गया, इन पिछले 30 सालों में देखा जाए, टेक्नोलॉजी आई तो बहुत कुछ बदलाव लेकर आई है। उसमें से कुछ अच्छे बदलाव तो हुए, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हमारे अपने लोगों में देखने को मिला या हमारे बच्चों में देखने को मिला, वो सबसे बड़ा इफेक्ट दिखा रेडिएशन का। तो आज के समय में जो चल रहा है, आज लोग इन हाउस गेमिंग कर रहे हैं, वर्चुअल गेमिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आज हैं, उसके अच्छे फैक्ट तो हैं, पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहे हैं लगातार उसको लंबे समय तक यूज करने के बाद। और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी कहा जाए तो मुश्किल से 10% ही बची है। 90% बच्चे जो है आजकल मोबाइल या टीवी या फिर लैपटॉप में या फिर वर्चुअल गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। तो समय कुछ बहुत कुछ बदला है। पहले माता पिता गिर जाते थे बच्चों को तो डांटते थे। आजकल बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं बच्चों का, अभी घर से बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। तो बच्चे आजकल घर पे ही पूरा खेलना स्टार्ट कर दिया। तो हम बात करते हैं आज, हम कैसे ईएम गार्ड के मास्टर बने। भाई अवेयरनेस, क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। और जितने भी सेशन हुए, मोस्टली सेशन इंग्लिश में हुए हैं या फिर उनको डबिंग किया गया है हिंदी में। और वो एक एक्चुअल जो कह सकते हैं कि लगातार हिंदी में ही एक प्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से मास्टरी वाला हो, तो शायद अभी तक नहीं हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे अवेयरनेस से, फिर नॉलेज, फिर स्किल और फिर मास्टरी की ओर जाएंगे। तो ऐसा ही हमारा ग्राफ चलने वाला है। तो हम सबसे पहले हमने एक फाउंडेशन नॉलेज बनाया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर क्या कहलाता है, टाइप ऑफ ईएमएफ कितने होते हैं, कितने प्रकार के रेडिएशन होते हैं, आरएफ, वाईफाई, ब्लूटूथ, इन 5G है, इन सबसे हमें जो रेडिएशन मिलता है। तो एक बेसिक अवेयरनेस हमें लेना है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप, इम्यूनिटी, इन सब में क्या फर्क पड़ रहा है रेडिएशन का, तो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, फाउंडेशन नॉलेज। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इन इसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहते हैं। आसान भाषा में समझे, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करता है, जैसे मोबाइल, वाईफाई, लैपटॉप, माइक्रोवेव, तो उसके आसपास अदृश्य एनर्जी वेव बनती है। इन एनर्जी वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको हम शॉर्टकट में ईएमआर भी कहते हैं। की पॉइंट क्या हो सकता है, की पॉइंट का मतलब ये होता है कि ईएमआर जो है, हमें अदृश्य ऊर्जा लहरें हैं। हर मॉडर्न गैजेट जितने भी प्रकार के हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, रिमोट हो, एवरीथिंग ये रेडिएशन इमिट करता है। वो लो लेवल पर करता है, हाई लेवल पे करता है। बट लो लेवल पर है तो सेफ माना जाता है, लेकिन क्रोनिक लंबे समय तक एक्सपोजर से बॉडी प्रेशर जरूर दिखता है। चाहे कोई सा भी हो, लगातार आप मोबाइल चलाएंगे, लगातार आप वाईफाई कनेक्शन में है, लगातार आप टीवी के संपर्क में, तो उसके लंबे समय तक उसका शरीर में असर दिखने वाला है, भले ये लो लेवल पर ही क्यों ना हो। तो आपने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। अल्टीमेटली कोई भी डिवाइस जब उसके आसपास अदृश्य एनर्जी होती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी टाइप ऑफ ईएमआर जिनसे हम डेली एक्सपोज होते हैं, वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरा होता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजिंग वाला रेडिएशन। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कम ऊर्जा, कम नुकसानदेह, लेकिन लंबे समय तक एक्सपोजर पर हार्मफुल होता है, उसको हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। यह वो रेडिएशन है जो एटम और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रेडिएशन बहुत हल्का होता है, नॉन आयोनाइजिंग वाला रेडिएशन। ये एटम्स मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकता, इतना पावरफुल रेडिएशन नहीं होता है ये। तो एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम ईएलएफ भी कहते हैं। पावर लाइन से निकलती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग से निकलती है, रेडियो वेव से निकलती है, मोबाइल सिग्नल, एफएम रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव, वाईफाई, है ना, माइक्रोवेव ओवन, ब्लूटूथ, रडार, इंफ्रारेड, आजकल मोबाइल में भी इंफ्रारेड आ रहा है, तो इंफ्रारेड से निकलती है, रिमोट कंट्रोल, हीटर्स, थर्मल इमेजिंग, विजुअल लाइट, ह्यूमन आईज द्वारा देखे जाने वाला लाइट स्पेक्ट्रम, ये सब जितना भी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाता है। नॉन आयोनाइजिंग लो एनर्जी, लॉन्ग एक्सपोजर रिस्क रहता है। पावर लाइन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये सब विजुअल लाइट हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन देती है। तो आपको मालूम चला कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है।
जिसमें कम ऊर्जा होती है, कम नुकसानदेह, लेकिन लंबे समय तक एक्सपोजर होने पर हार्मफुल है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसी जो टावर इलेक्ट्रॉन जो अल्टरनेट करंट सप्लाई कर रहा है, एसी पावर, टेलीविजन, सेल फोन, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन देते हैं। तो इनकी फ्रिक्वेंसी भी होती है 50 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 100 गीगाहर्ट्ज, 400 गीगाहर्ट्ज, और ये 813 हर्ट्ज तक भी जाती है। इन सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, इनकी वेव लेंथ अलग होती है, किसी की 6000 किलोमीटर है, किसी की 300 मीटर, किसी की 60 मीटर, 30 मीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना, 10 मीटर, 500 मीटर, ऐसी ऐसी। इवन सनलाइट, सनलाइट भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाता है। तो अब कुछ इस प्रकार से हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन देते हैं। जैसे घर पे मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, वाईफाई लगा रखा है, टावर से जो सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं वो भी हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दे रहे हैं। इवन हम कान में आजकल वायरलेस ब्लूटूथ लगाते हैं कान में, वो भी हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दे रहे हैं लगातार। अभी आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन उच्च ऊर्जा, ज्यादा नुकसान, ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा नुकसान देता है। यह एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है, इसीलिए डीएनए डैमेज और कैंसर रिस्क ज्यादा होता है। तो ये मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं अल्ट्रावायलेट यूवी से, सन रेज से भी आते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको हम हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, यहाँ से भी आती हैं। टनिंग बेड्स, एक्सरे मशीन जो मेडिकल इमेजिनिंग होती है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, यहाँ से भी हाईली आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है। गामा रेस, न्यूक्लियर रेडिएशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इन सभी से हमें आयोनाइजिंग रेडिएशन मिलता है। आयोनाइजिंग जो है हाई एनर्जी और डीएनए को डैमेज करने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये अल्ट्रावायलेट से निकलता है, एक्सरे मशीन से निकलता है, गामा रेस से निकलता है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें से मैक्सिमम से आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन दिया जाता है। तो इसीलिए देखा होगा ऑपरेशन थिएटर वगैरह में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लिया अलाउड नहीं करते, मतलब कोई भी मैग्नेटिक चीजें अलाउड नहीं करते हैं। बहुत हाईली रेडिएशन वहां पे होता है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिनसे हम डेली एक्सपोज होते हैं वो है कौन कौन से? तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहां से भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है वहां से भी हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मिलता है। लो फ्रिक्वेंसी फील्ड, पावर लाइन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, हम मैंने बताया आपको एग्जांपल, जैसे फैन है, फ्रिज है, कंप्यूटर है ना। और हार्मफुल जो कंटिन्यूस होते हैं उनमें एक्सपोज होते हैं तो उनको स्ट्रेस का होना, नींद पूरी ना होना, हेडकी वगैरह बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। आरएफ, आरएफ का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी हमें वायरलेस डिवाइस से निकलता है, एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल फोन, वाईफाई, ब्लूटूथ, कॉर्डलेस फोन। और हार्म क्या हो सकता है इससे? हार्ड हेडेज यानी सर में दर्द, नींद प्रॉपर ना होना, कान का दुखना या कान में गर्म होना, कंसंट्रेशन इशू, ये सब इशू आते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की वजह से। तो यहाँ आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ईएमएफ की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, आरएफ की वजह से क्या नुकसान हो रहा है। यदि आप ईएमएफ से पीड़ित हैं तो आपको बार बार स्ट्रेस होगा, हेडेक फील करेंगे। और आरएफ से अगर पीड़ित हैं तो आपको हेडेक, डिस्टर्बेंस, नींद में होने वाला है, आपके कान गर्म होने वाले हैं, कंसंट्रेशन इश्यू आने वाला है। अभी वाईफाई रेडिएशन, वाईफाई का भी रेडिएशन आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का होता है और ये 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। तो आपने देखा भी होगा आपके मोबाइल पे 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5G लिख कर आता है। 5G मतलब वाईफाई, कई बार 5G लिख के आता है, वो 5G मतलब 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है। घर, ऑफिस, कैफे, हर जगह मौजूद है। इससे हार्मफुल ज्यादा देर एक्सपोजर पाने पर मेमोरी, फोकस और स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है। तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के ज्यादा यूज से हमारे बॉडी में ये सिम्टम दिखते हैं, ये हार्मफुल भी है। ब्लूटूथ रेडिएशन स्मॉल लेकिन कंस्टेंट रेडिएशन सोर्स है। एग्जांपल ब्लूटूथ ईयरफोन, स्पीकर, स्मार्ट वॉचेस। इनसे क्या हो सकता है? इनसे जो हार्म्स होने वाले हैं वो कान और ब्रेन में बहुत पास होने के कारण से ज्यादा इफेक्ट दिखता है। 5G रेडिएशन हायर फ्रिक्वेंसी, 24 गीगाहर्ट्ज से 60 गीगाहर्ट्ज तक इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत फास्ट डाटा स्पीड देता है, लेकिन रेडिएशन इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और हार्मफुल क्या हो सकता है? सेलुलर स्ट्रेस, डीएनए लेवल पर इफेक्ट करता है। और साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि इसका 5G का क्या ज्यादा बैड इफेक्ट हो रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर्स में या बहुत जगह मीडिया में, बहुत जगह पे आपने सोचा होगा कि यार 5G की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि 5G से कैंसर भी हो रहा है, 5G से ये भी चीजें हो रही है। तो तरह तरह की चीजें आपने 5G के बारे में आपने सुनी होंगी। तो ईएमएफ का मूल बात है क्या? एक्चुअली ईएमएफ मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी।
तो ये है क्या, ये कैसे, क्या चीज है? तो ईएमएफ तरंगों की फ्रिक्वेंसी को मापने का, एक वेवलेंथ को मापने का हर्ट्ज बता रहा है ईएमएफ। ईएमएफ तरंगों की फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज और वेवलेंथ मापी जाती है। 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में एक चक्र पूरा करना। 1 हर्ट्ज का, 1 किलो हर्ट्ज का 1000 चक्र प्रति सेकंड में। प्रति सेकंड में आप सोचो कोई फ्रिक्वेंसी अगर किलो हर्ट्ज में है, कोई फ्रिक्वेंसी चाहे वो ब्लूटूथ से आने वाली हो या कहीं से भी आने वाली हो, अगर वो फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज में है तो समझिए कि 1 सेकंड में 1000 चक्र फ्रिक्वेंसी चक्र लगा रही है। अगर मेगा हर्ट्ज में है तो 10 लाख चक्र प्रति सेकंड लगा रही है, और गीगा हर्ट्ज में है तो 100 करोड़ चक्र प्रति सेकंड लगा रही है फ्रिक्वेंसी। तो ये पावर है गीगा हर्ट्ज, इसीलिए 5G जो है वो गीगा हर्ट्ज में चल रहा है। इसीलिए 5G बहुत हाई स्पीड दे रहा है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत तगड़ी आ रही है। आप समझ पा रहे हैं कि मुद्दा क्या है? तो ये इतने ज्यादा हम फ्रिक्वेंसी के नजदीक रहेंगे तो आने वाले समय में लॉन्ग टाइम के बाद हमें एक सिम्टम दिखेगा, हमें बीमारी दिखेगी, हमें प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट होगी। और आज वो दिख रही है हमारे बच्चों में, हमारे माता पिता में, या हमें स्वयं में भी दिख रही है कि हमें जो पहले जो हमारा एक्टिविटी थी, पहले जो हमारी क्षमता थी, वो सब कुछ घटती जा रही धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम के बाद इसके इफेक्ट बॉडी में दिख रहे हैं। तो ईएमएफ की मूल बात हम सरल शब्दों में समझते हैं। हर्ट्ज यानी फ्रिक्वेंसी को मापने की इकाई है। अगर कोई तरंग 1 सेकंड में एक बार दोहराई जाती है तो 1 हर्ट्ज कहला रही है। समझ में आ रहा है? 1000 बार दोहराई जा रही है तो 1 किलो हर्ट्ज है, और 10 लाख बार दोहराई जा रही है 1 मेगा हर्ट्ज है, और 100 करोड़ बार दोहराई जा रही है तो वो 1 गीगा हर्ट्ज है। अभी यहां पे हम देख लेते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देख लेते हैं नॉन आयोनाइजिंग में। देखिए एक्सरे मशीन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सनलाइट के बाद मेडिकल एक्सरे है, रेडियो एक्टिव सोर्सेस है। तो ये नॉन आयोनाइजिंग में है, और आयोनाइजिंग पे आप डिफरेंस कर पाएंगे बीच में। नॉन आयोनाइजिंग जो है वो हल्का लो लेवल फ्रिक्वेंसी है, बट आयोनाइजिंग में बहुत हाईली फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक हम गीगा हर्ट्ज में चल रहे थे, और यहाँ पे हम 13 हर्ट्ज के बाद पेवा हर्ट्ज में हम आ गए हैं, हर्ट्ज में आ गए। तो ये हमें ज्यादा खतरनाक है। अभी इसके इम्फेक्ट क्या होते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्फेक्ट होते हैं? हम जब लगातार नॉन आयोनाइजिंग फ्रिक्वेंसी के संपर्क में रहते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में जो दिखने वाले हैं, सिर दर्द होना, माइग्रेन का होना, थकान, चिड़चिड़ापन, नींद खराब होना, कान में गर्मी, कान बार बार गर्म होना, दर्द होना। लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट दिखने वाले हैं? मेमोरी लॉस होना, फोकस इशू होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इम्यूनिटी कमजोर होना, इवन क्रोनिक डिसीज का भी रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। और डब्ल्यूएचओ ने ईएमएफ को पॉसिबल कैर्सिजोन कैर्सिनोजन माना है, कैर्सिनोजन माना है डब्ल्यूएचओ ने। तो आगे चल के ये कैंसर का भी कारण बन सकता है इन फ्यूचर में। तो अल्टीमेटली हमें सेंसिटिव, किन के लिए ज्यादा सेंसिटिव है ये? बच्चे जो डेवलपिंग ब्रेन होते हैं, खासकर जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, उनके लिए और ज्यादा सेंसिटिव होता है। प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, क्योंकि उनकी फेटल डेवलपमेंट में असर पड़ता है। जो कमजोर जिनकी इम्यूनिटी है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इन विशेष जो सेंसिटिव ग्रुप है इनको विशेष तौर पर रेडिएशन का असर दिखता है। तो हमें अल्टीमेटली ईएम गार्ड लगाना है, क्योंकि ये सारी सिम्टम आज हर घर में दिख रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर दिख रहे हैं। सिर दर्द हो रहा, माइग्रेन की समस्या है, थकान है, चिड़चिड़ापन है, बच्चों में खासकर ऐसा देखा जा रहा, नींद नहीं हो रही लोगों को, है ना, कान में बार बार दर्द हो रहा है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, मेमोरी लॉस, फोकस इशू हो रहा है। ये सब कुछ जो आप सिम्टम देख रहे हैं ये रेडिएशन की वजह से हो रहा है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हो रहा है। और ये 5 जगह पे ज्यादा असर दिख रहा है, ब्रेन में, नींद में, हार्ट में, इम्यूनिटी पे, और स्लीपिंग क्वालिटी पे। अभी नींद क्या है, बहुत से लोग नींद को बोलते हैं नींद ठीक है, हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, चलेगा। तो नींद कोई विलासिता या लग्जरी की चीज नहीं है, बल्कि जरूरत है। आप बिना खाना खाए लगभग 40 दिन तक, और बिना पानी पिए लगभग आप 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना सोए सिर्फ 1 दिन गुजारना मुश्किल है। मैं ये बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आपकी नींद जो है, नींद आपको खाना खाने से आपको ऊर्जा नहीं मिल रही है, आपको स्लीपिंग से ऊर्जा मिल रही है, आपको सोने से ऊर्जा मिल रही है। तो आप जब ऊर्जा गेन करना तो क्वालिटी वाली स्लीप होनी चाहिए ना, तो ज्यादा अच्छी से ऊर्जा मिलेगी आपको। इसीलिए बिना सोए आप 1 दिन तक गुजारना मुश्किल है। अगर 3 दिन तक नींद ना मिले तो जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए वयस्कों को रोजाना 7 से 9 घंटे सोने की सलाह दी जाती है, बच्चों को कम से कम 12 घंटे 9 घंटे सोने की सलाह दी जाती है। और सही नींद अगर आपको आ रही है
तो आप स्वस्थ और खुशहाली की बेहद जरूरी चीज है ये। तो अच्छी नींद लेना, बेस्ट क्वालिटी की नींद लेना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि नींद हमारी प्राइमरी नीड है। अभी इसके ऊपर रिसर्च भी है, बहुत सारी रिसर्च है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यानी पबमेड में बहुत सारा पब्लिश हो चुकी है, इसके बारे में रिसर्च हो चुका है कि ईएमएफ हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। और आगे जाके ये हमने हाईलाइट भी किया है, इंक्रीज द कैंसर रिस्क एसोसिएटेड विद द मोबाइल फोन यूज। लगातार आप फोन के संपर्क में कंटिन्यू 12-12 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, तो आगे चल के ये आपको कैंसर जैसी संभावनाओं की ओर लेके जाने वाला है। तो हम इसको हिंदी में समझते हैं, क्योंकि हम सभी हिंदी अच्छे से समझ रहे हैं, तो मैंने इसको पूरा हिंदी में ही ट्रांसलेट करा है। तो ये शोध पत्र इस बहस को समझाने की कोशिश करता है कि क्या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसको हम एनआईआर कहते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को एनआईआर भी हम शॉर्टकट में बोलते हैं, जैसे मोबाइल, वाईफाई, पावर लाइन से निकलने वाला रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकता है या नहीं। ये जो रिसर्च हमने पहले देखी थी, ये वाली जो रिसर्च है, ये इसी बहस के ऊपर बताई गई है। तो ये बहस कई दशकों से चल रही है। वैज्ञानिकों और कुछ हेल्थ एजेंसी का मानना है, क्योंकि एनआईआर जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की एनर्जी नहीं होती है, इसीलिए कैंसर कारण नहीं बन सकता है। ये रिसर्च चल रही है, बहुत सारे वैज्ञानिक एजेंसी का डिबेट में है भी विषय, लेकिन यह तर्क जो है गलत धारणा पर आधारित है, क्योंकि एनआईआर को समझाने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रेज मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। असली वैज्ञानिक तथ्य क्या है? फ्री रेडिकल्स जो डैमेज है, यानी शरीर में बनने वाले हानिकारक कण, बार बार दर्ज किए गए हैं। जब हम बार बार नॉन आयोनाइजिंग के संपर्क में थे, तो बार बार दर्ज किए गए फ्री रेडिकल्स को। तो मनुष्यों, जानवरों और पौधों, सूक्ष्म जीवों में ये दर्ज किए गए, और यह नुकसान दोनों तरह एनआईआर से हो रहा है। ईएलएफ, ईएमएफ एक्सट्रीमली लो लेवल फ्रिक्वेंसी हो या फिर हाईली वाली हो, पावर लाइंस वायरिंग से निकलने वाला हो, या फिर आरएफ हो, जिसको मैंने पहले भी समझाया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, टीवी, या फिर रेडिएशन जो फ्रिक्वेंसी रिमोट वाला चीजों से आ रही है या सेल टावर से आ रही है, इन दोनों में से नुकसान हो रहा है। ये रिसर्च में बताया गया है। इसके लिए हमने यहाँ पे आपको देखा होगा कि हमने इसको हाईलाइट किया विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको मैंने कहा था फ्री रेडिकल्स, रिपेयर मैकेनिज्म रिजल्टिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डैमेज टू सेलुलर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग डीएनए, डैमेज टू सेलुलर प्रोसेस लीडिंग टू कैंसर। फर्क आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में है। ओके, ठीक है। तो फर्क आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में समझते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे, गामा रे सीधे डीएनए को डैमेज कर रहा है। आयोनाइजिंग वाला, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो एक्सरे से निकलता है, गामा रे से निकलता है, वो सीधे डीएनए को डैमेज करता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मोबाइल, वाईफाई, पावर लाइन, डीएनए को डायरेक्ट डैमेज नहीं करता, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। इसका मतलब है कि बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। इससे सेल के कंपोनेंट्स और सेलुलर प्रोसेस को डैमेज होते हैं, और लंबे समय से कैंसर रिस्क बढ़ता है। यही बात मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़ के बताई। कैंसर रिस्क एसोसिएटेड विद द मोबाइल फोन यूज, occupational exposure to NIR, ALM, PFR, residence exposure to power lines, RF, first transaction including mobile phone, cell phone, बेस स्टेशन। तो ये रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, तो हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को भी रोकना अति आवश्यक है, जिसका काम करता है ईएम गार्ड। तो कहाँ कहाँ से एनआईआर खतरा ज्यादा है? मोबाइल फोन में ऑलरेडी बता चुका कि मोबाइल फोन का लंबे समय तक यूज है ना। नॉन आयोनाइजेशन से जुड़ी हुई जॉब्स, जो कंप्यूटर में लंबे समय तक बैठते हैं, आईटी वाले खासकर, तो वो भी ऑलरेडी वाईफाई के संपर्क में है। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे रडार ऑपरेटर जो है, उनके लिए भी, टेलीकॉम वर्कर्स जो है, घरों में पावर लाइन, आरएफ ट्रांसमिशन, ये इनके पास रहना। सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भले ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालता हो, लेकिन यह शरीर में फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे डीएनए और सेल को नुकसान होता है। यही नुकसान लंबे समय में कैंसर का कारण बन सकता है। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, इसको भी हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो हम डायरेक्टली हिंदी में ही आते हैं। ये डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईएआरसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, की 31 मई 2011 की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। ये वाली 31 मई 2011 की प्रेस रिलीज है। तो इस प्रेस रिलीज में क्या कहा है डब्ल्यूएचओ ने, आईएआरसी ने? आईएआरसी जो डब्ल्यूएचओ की कैंसर रिसर्च एजेंसी है, इसने रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, आरएफ और ईएमएफ को मनुष्यों के लिए संभवतः कैंसर पैदा करने वाला, पॉसिबली
कैल्शियोजेनिक्स ग्रुप 2b घोषित किया है। इसका मतलब है आरएफ ईएमएफ जैसे मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन कैंसर खतरा बढ़ सकता है। खास तौर पर एक प्रकार का खतरनाक ब्रेन कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह रिस्क ज्यादा वायरलेस फोन और मोबाइल फोन के यूज से जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली रिसर्च बहुत सारी मौजूद है कि ज्यादा अगर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं तो बहुत तरह तरह की चीजें हमारे बॉडी में सिम्टम देखने को मिलती है, यहाँ तक कि आखिरी में वो कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसलिए पहले के टाइम में जो कैंसर हुआ करता था गुटखा सिगरेट तंबाकू अल्कोहल या फिर स्मोक करने की वजह से हुआ करता था या फिर पेस्टिसाइड के कारण हुआ करता था, आज के समय में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी एक फैक्टर बन सकता है। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है, कि आगे लगातार अगर हम संपर्क में हैं, लगातार मैक्सिमम टाइम अपना हम उसमें दे रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स भी एक कारण बन सकता है कैंसर का। तो वो देखा गया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो हमने इस इतना यहाँ पे क्या सीखा, हमने इतनी स्लाइड में हमने ये सीखा है कि ईएमआर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रिक्वेंसी है वो रियल है और हर डिवाइस से निकलता है। लोग डेली एक्सपोज हो रहे हैं, प्रॉब्लम अवेयरनेस स्ट्रांग बनेगी तभी ईएम गार्ड की वैल्यू लोग समझेंगे। तो जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी कि हमें नुकसान क्या हो रहा, तब तक लोग ईएम गार्ड की वैल्यू को समझ में नहीं आएगी कि ईएम गार्ड करता क्या है। मैसेज देना यह है कि रेडिएशन प्रॉब्लम कोई मिथ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ रिस्क है। डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल कैंसर एजेंसी ने 2011 में साफ लिखा है मोबाइल रेडिएशन यानी आरएफ ईएमएफ इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है। इसे इन्होंने ग्रुप 2b पॉसिबली कैल्शियोजेनिक्स कैटेगरी में रखा है, यानी रिस्क और हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अभी स्टेप 2 में हम क्या सीखेंगे, स्टेप 2 में हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ईएम गार्ड वर्क कैसे करता है। हमने तो प्रॉब्लम समझी कि आज के करंट टाइम में प्रॉब्लम क्या है। अब अपना जो प्रोडक्ट है वो रेडिएशन को कैसे हार्मोनाइज कर रहा है, ईएम गार्ड कैसे हार्मोनाइज कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी किस कॉन्सेप्ट में काम कर रही है, क्योंकि अभी तक ये जानने को मिला ही नहीं। ईएम गार्ड वर्क कर रहा है ये मालूम है, पर कैसे वर्क कर रहा है ये मालूम नहीं चला, ठीक है। तो क्या फ्रिक्वेंसी है, कैसे काम कर रहा है, क्या लैब रिपोर्ट है, क्या साइंटिफिक वैलिडेशन है ना, डिफरेंस ब्लॉकिंग और हार्मोनाइजिंग में है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत तरह तरह की चीजें बिक रही हैं हार्मोनाइज करने के लिए या फिर रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए चिप आ रही है, तो या फिर पीछे मोबाइल की कुछ और चीजें आ रही हैं जो लगा दो, तो ये बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। तो हम स्टेप 2 पे आते हैं, प्रोडक्ट काम कैसे कर रहा है, ईएम गार्ड कैसे काम कर रहा है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। ईएम गार्ड का कोर कॉन्सेप्ट है रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि अगर ब्लॉक कर देगा तो मोबाइल नेटवर्क वाईफाई ब्लूटूथ बंद हो जाएगा, इसलिए इसको ब्लॉक नहीं करता बल्कि रेडिएशन को हार्मोनाइज यानी ये संतुलित करता है। इसका मतलब है हानिकारक रेडिएशन फ्रिक्वेंसी को ऐसी हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी में न्यूट्रलाइज करना जो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ, ये इसका काम है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ईएम गार्ड का जो काम है हानिकारक रेडियो फ्रिक्वेंसी या हानिकारक रेडिएशन फ्रिक्वेंसी को ऐसी हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी में न्यूट्रलाइज करना जो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ। मतलब फ्रिक्वेंसी तो है बट जो हानिकारक थी, जो हार्मफुल थी, उस हार्मफुल फ्रिक्वेंसी को न्यूट्रलाइज कर दिया है, संतुलित कर दिया है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ। ब्लॉकिंग का क्या मतलब होता है, मैं अगर ये कहूं कि ईएम गार्ड ब्लॉक करता है तो ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, मोबाइल डिवाइस काम करना बंद कर देगा। और यदि मैं ये कह रहा हूं कि हार्मोनाइज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइस तो चलता रहेगा लेकिन शरीर सुरक्षित रहेगा। इसी को कहते हैं हार्मोनाइजिंग करना। तो ईएम गार्ड का जो वर्क है वो हार्मोनाइज करना होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है और ईएम गार्ड जो है वो सब सारे सिग्नल्स रहेंगे। जब ईएम गार्ड वर्क करेगा सारे सिग्नल्स मौजूद रहेगा आपके फोन में, एंटीना में, हर जगह पे। बट आपकी जो आने वाली फ्रिक्वेंसी है वो हार्मोनाइज होने वाली है, वो कम हर्टेज में होने वाली है, जिससे आपके बॉडी को नुकसान न हो, जिससे आपका बॉडी उसके लेवल पे रहे। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी 3 प्रकार से हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एनर्जी, सिग्नल ट्रांसमिशन एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस एनर्जी। तो हमारे घर समझिए एक ऐसा हमारा एक घर है, घर पे एसी लगा हुआ है, वाईफाई भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर्स भी है और प्रिंटर्स वगैरह जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है हमारे घर पे सब कुछ मौजूद है और हम बड़े घर पे बैठे हुए हैं, फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, सब कुछ एवरीथिंग, किचन में माइक्रोवेव भी रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे घर में तरह तरह की इसमें इसमें हमारे पास देखा जाए तो सिग्नल वाली भी एनर्जी आ रही है, मैग्नेटिक एनर्जी जो आ रही है इलेक्ट्रिक वाला, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस भी आ रहा है अल्टीमेटली। तो तीनों प्रकार की यहाँ पे हमें रेडिएशन मिल रहे हैं।
तो नासा की कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि इस प्रकार से हमारी फ्रिक्वेंसी जो है घर पे मौजूद है, जो हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है, पर मौजूद हर जगह पे है। और जब मौजूद है, अगर हम उसको देख ले तो शायद हम जीना मुश्किल हो जाए, इतनी पावरफुल। तो ये नासा का ही हमने वीडियो लिया है, ये नासा की वेबसाइट से किस प्रकार से फ्रिक्वेंसी हमारे घर पे किस तरह से मौजूद है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इस टाइप से फ्रिक्वेंसी टीवी से, रेडिएशन से, मोबाइल के रेडिएशन से, ब्लूटूथ से, वाईफाई से, तरह तरह के रिमोट, आजकल फैन भी रिमोट वाले आ गए हैं, एसी भी रिमोट वाला, तो जहां भी रिमोटिक सिस्टम है वहां पे तो आपकी नॉन आयोनाइजिंग फ्रिक्वेंसी मौजूद है। तो रेडिएशन और मेल फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, खासकर मोबाइल जो पॉकेट है। कई बार बताया गया कि मोबाइल पॉकेट पीछे साइड रखना चाहिए, ठीक है, या तो पहले बेल्ट में रखते थे, याद होगा अगर आप पुराने टाइम में जब स्टार्टिंग फोन आया था तो डायरेक्ट पॉकेट में फोन ही रखते थे। अगर आप सभी को याद हो तो उसमें बेल्ट में एक कवर रखने के लिए आता था, मोबाइल फोन का कवर रखने के लिए आता था। जस्ट मिनट। तो मेल फर्टिलिटी बहुत ज्यादा सर देखा गया है, ठीक है, पॉकेट के पास होता है तो बार बार रेडिएशन हमारे जो मेल फर्टिलिटी जो पार्ट है, या फिर प्रोडक्शन जो पार्ट हम कहते हैं, तो उस पे इस पर में भी बहुत ज्यादा असर दिखता है, ठीक है। और आजकल महिलाओं में भी इसका असर देखा गया, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर जो फोन है वो ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के आसपास रखती हैं, तो उसके कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो है रेडिएशन जो है, मोबाइल सिग्नल जो है हमारे ह्यूमन बॉडी पे हेल्थ पे नुकसान पहुंच रहा है, खासकर ये रिसर्च भी इंडिया में हुई है। अशोक अग्रवाल जी और कविंद्र कुमार केसरी जी की रिपोर्ट है, इन्होंने रिसर्च किया और इनका पेपर जो है पब्लिश हुआ है पबमेड में। तो इनकी रिसर्च और इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से हमने बताया कि आज के तारीख में मेल फर्टिलिटी पे भी इसका बहुत ज्यादा असर देखा गया है, और महिलाओं पे इसका जो असर है वो कैंसर में भी देखा गया है, क्योंकि ज्यादातर जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं जो अनअवेयरनेस की वजह से फोन को ब्रेस्ट के पास रखते हैं, तो उनका रेडिएशन जो फ्रिक्वेंसी बार 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 ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये गलती ना करें। कोशिश करें कि हम अगर ऐसे ऑर्गन्स के आसपास जो बहुत सेंसिटिव होते हैं वहां पे हम बिल्कुल ना रखें फोन को, तो उससे संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो ये पब्लिश किया गया आर्टिकल, इसको आप लिंक से पढ़ सकते हैं और डिटेल में यदि आपको जाना है तो। तो इस प्रकार से देखिए पूरा सिग्नल जो है ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रिक्वेंसीज का, इसमें आप वीडियो में विजुअल देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी कैसे जा रही है, चाहे वो आपका सिग्नल से आ रहा हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आ रहा हो, चाहे वो नॉइस के माध्यम से आ रहा हो, ठीक है। इसमें नॉइस में आपका एसी का पकड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस रेडिएशन जो आ रहा है, इसमें आप सिग्नल्स में देख सकते हैं, मोबाइल एंटीना है यहाँ बैठे हुए पढ़ रहे हैं, एक ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं। तो ईएम गार्ड वर्क कैसे करता है, ईएम गार्ड जैसे मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप में बैठे हुए हैं, या फिर इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड हो रहा है, इसकी वजह जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें से ईएम गार्ड 4 मीटर के डायमीटर पे काम करता है। ये उस हार्मोनाइज को या उस फ्रिक्वेंसी को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसान करती है। तो इसको हम शुद्ध एक वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 8 मीटर का दायरा है, जिसमें 4 मीटर में डायमीटर को लिया जा रहा है, ठीक है, डायमीटर इन रेडियस में लिया जा रहा है, 4 मीटर का रेडियस। तो इसमें टोटल 8 मीटर हो गया, सेंटर में रखा है तो इस साइड का 4 मीटर और इस साइड का 4 मीटर, दोनों साइड का, इधर भी 4 इधर भी 4, तो टोटल हो गया 8 मीटर। 8 मीटर के दायरे में ये जो आने वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसको हार्मोनाइज कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है, जिससे आपकी हेल्थ में कोई इसका असर ना पड़े। एक बार और आप देख सकते हैं कैसे फ्रिक्वेंसी है ईएम गार्ड छोड़ रहा है। आपका जो घर है, आपका जो बेडरूम है, आपका जो हॉल है, वो पूरी तरह से सेफ हो जाता है, आपका ऑफिस है जहां भी आप बैठते हैं वो पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। और इसकी प्रॉपरली रिपोर्ट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, थोड़ा समय आज हो सकता है डिले, प्लीज डोंट लीव, यानी इस मीटिंग को छोड़े नहीं। तो हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है ये टेक्नोलॉजी, हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी है। ईएम गार्ड के अंदर स्पेशल मल्टी लेयर्ड प्रोग्रामिंग होता है, इसमें कई हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी एम्बेड की गई हैं, जैसे 30 मेगाहर्ट्ज, 22 मेगाहर्ट्ज, 108 मेगाहर्ट्ज, 144 मेगाहर्ट्ज और 180 मेगाहर्ट्ज, ऐसी फ्रिक्वेंसी एम्बेड की गई हैं इसके अंदर,
ठीक है। जब कोई रेडिएशन इमिट करता है, कोई भी डिवाइस रेडिएशन इमिट करता है, तो हार्मोनिक ऑटोमेटिकली काउंटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और उसे बैलेंस करता है। आप टेक्नोलॉजी समझिए, क्या ईएम गार्ड काम कैसे कर रहा है। उसके अंदर ऐसी कई मल्टी लेयर प्रोग्रामिंग है, कई ऐसी फ्रीक्वेंसी इम्बेड की गई हैं, जैसे 36, 72, 108, 144 और 180 मेगा हर्ट्ज। जब कोई डिवाइस इमिट करता है तो हार्मोनिक ऑटोमेटिकली उसको काउंटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे गाना बहुत वॉल्यूम पर इरिटेट करता है, बहुत तेज बज रहा हो तो इरिटेट करता है, लेकिन अगर उसी साउंड को सही फ्रिक्वेंसी में ट्यून कर दे तो प्लेजेंट लगे लगता है, बहुत अच्छा लगे लगता है, बहुत अच्छा फील कराता है। उसी तरह ईएम गार्ड हार्मफुल फ्रिक्वेंसी को ट्यून करके हार्मोनाइज कर देता है। अगर आप देख रहे हो कि रेडिएशन वाली जो वेव्स आ रही हैं उसको ये नॉर्मल वेव्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ईएम गार्ड कहाँ कहाँ इफेक्टिव हो सकता है? आपके ऑफिस में, आपके लिविंग रूम में, वर्क ऑफिस में, रेस्टोरेंट्स में, वर्क रूम में, बेडरूम में, कार में, किड्स रूम में, हर जगह ये इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके की फीचर्स क्या है? ये इजी कैरी करने के लिए सबसे अच्छा है आपके लिए, है ना। कवरेज 8 मीटर है, वर्सेटाइल यूज है, टाइप सी है इसमें, ठीक है। और एक डिवाइस और बड़ा कवरेज है, लो रनिंग कॉस्ट है और मेंटेनेंस फ्री है एकदम, बिल्कुल भी कोई बैटरी नहीं है कि आपको बैटरी चार्ज करना है, आप प्लग एंड प्ले वाला मामला है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी बात आती है कि क्या इसको प्रूफ कैसे माने। हमने जो बताया आपको कि भैया ये जो डिवाइस है ये 8 मीटर के दायरे में या 4 मीटर के रेडियस में बहुत अच्छे तरीके से हार्मोनाइज कर देता है। इसकी रिपोर्ट क्या है? तो इसकी लैब रिपोर्ट में आपको ये दिखा रहा हूँ, ये लैब रिपोर्ट है। और ईएम गार्ड का टेस्टिंग सर्टिफिकेशन लेबोरेटरीज में हुआ है। टेस्ट रेंज 3 मेगा हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक रेडिएशन को 4 मीटर के रेडियस के दायरे में सप्रेस कर देता है। रिपोर्ट्स में क्लियर प्रूफ है कि ईएम गार्ड जो डिवाइस है रेडिएशन इफेक्ट में काम करता है। आप रिपोर्ट पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एवरेज सिंगल और परसेंटेज ऑफ सप्रेशन, कितना सप्रेस किया ये भी दिखा रहा है, ठीक है। तो 99.9% तक सप्रेस कर रहा है, ठीक है। 99, 1 मीटर में, 2 मीटर में, 3 मीटर में, 4 मीटर में, 5 मीटर में, 6 मीटर में, इवन हम 4 मीटर बोल रहे हैं, बट यहाँ 6 मीटर तक भी वर्क कर रहा है। तो इनर्जी का कहना ही यही है कि हम कम बोलते हैं, ज्यादा डिलीवर करते हैं। और हम सभी कैंगन यूजर हैं, हम सब जानते हैं कि हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा ही हमारा मशीन वर्क करता है। तो ये उसकी लैब रिपोर्ट्स भी हैं। आप ये भी देख सकते हो कि हाँ क्या क्या अंतर हुआ है, ये ग्राफ वाइज भी समझ सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ सपरेशन का वर्किंग ऑफिस में, लेबोरेटरीज में, ठीक है। कितने मेगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे वर्क किया गया? 35 मेगा हर्ट्ज, 37 मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वर्क कर रही है, ठीक है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे ऑफिस के अंदर। और ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो मलेशिया में हुई है, मलेशिया के लेबोरेटरी में पब्लिश की गई है और वहां से सर्टिफाइड है। तो डिफरेंस क्या है ब्लॉकिंग और हार्मोनाइजिंग में? डिफरेंस ये है कि जब कोई सिग्नल ब्लॉक किया जाता है तो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जब हार्मोनाइज होता है तो प्रोटेक्ट करता है। अब जब ब्लॉक होता है तो नेटवर्क भी कमजोर हो जाते हैं, हीटिंग और बैटरी ड्रेन होने लगती है। जब हार्मोनाइज होता है तो नॉर्मल नेटवर्क बैलेंस एनर्जी में काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिवाइस जो है वो ब्लॉकिंग वाले मार्केट में है। लोग बोलते हैं कि भैया, बोलेंगे अभी तो चलो इंडिया में नया नया है, लेकिन जैसे आप मार्केट में निकलोगे तो लोग बोलेंगे कि यार ये सस्ता डिवाइस आ रहा है, ये इतने का आ रहा है और ये ब्लॉक कर देता है, ये भी रेडिएशन को ब्लॉक कर रहा है। तो ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है? सिग्नल को डिस्टर्ब करना। ब्लॉक करने का मतलब होता है नेटवर्क वीक करना, हीटिंग करना, बैटरी ड्रेन करना, या फिर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन ईएम गार्ड का लैब टेस्टेड है, प्रूवन है, ठीक है। हार्मोनाइज करता है आपका नेटवर्क, आपका वाईफाई, आपका सिग्नल कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला और बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला है। बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बेनिफिट्स क्या है इस टेक्नोलॉजी का? तो बेनिफिट्स ये है कि बॉडी का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी को, बैलेंस को रिस्टोर करेगा। लॉन्ग टर्म अगर आप यूज करते हो तो आपकी नींद बहुत अच्छी आने वाली है, आपका ब्रेन बहुत शांत रहने वाला, आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो लंबे समय तक यूज करने से आपके बच्चों का जो मेमोरी है, आपके बच्चों की जो क्षमता है वो भी बढ़ने वाली है, आपके पेरेंट्स की नींद बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है। और मैंने बताया कि नींद क्या है, नींद आपकी विलासिता की चीज नहीं है, नींद आपकी नेसेसरी नीड है, मतलब बहुत ही जरूरी चीज है। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे मिलने वाला है आपको क्लियर मैसेज है कि ईएम गार्ड कोई स्टिकर नहीं है, साइंटिफिकली रिप्रोग्राम हार्मोनाइजर है, ठीक है। तो ईएम गार्ड से होने वाले संभावित फायदे जो मैंने देखे हैं पर्सनली, काफी रिसर्च पढ़ने के बाद ये मालूम चला कि ईएम गार्ड से 5 प्रकार के आपके फायदे हो सकते हैं, 5 तरीके से हो सकते हैं। पहला, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड फायदा हो सकता है, जिनको सर का दर्द हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। इंसोमिनिया है, नींद ना आना। हार्मोनाइज एनर्जी स्लीप साइकिल इंप्रूव करता है। स्ट्रेस एंजाइटी, नर्वस सिस्टम को लोड कम करता है। काम माइंड से, माइंड आपका बहुत शांत रहता है। मेमोरी और कंसंट्रेशन जो इशू आ रहा है उनको ठीक करने में मदद करता है, इससे फोकस और क्लैरिटी इंप्रूवमेंट होती है। हार्ट
एंड सर्कुलेशन, हाई बीपी है ना, पैपिलेशन और रेडिएशन से होने वाले स्ट्रेस को स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करता है। हार्ट रेट, HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, इसमें भी इंप्रूव करता है। बेटर कार्डियोवास्कुलर बैलेंस करता है। इम्यूनिटी, क्रोनिक वीक इम्यूनिटी जिनके प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करने का मदद करता है। बॉडी को रेडिएशन को स्ट्रेस कम करके इम्यूनिटी बेटर वर्क करता है। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, एनर्जी ड्रेन कम करना, बॉडी एक्टिव फील करती है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो आज की तारीख में प्रॉब्लम हो रही, खासकर थायराइड जैसे इंबैलेंस हो रहा है, डायबिटिक, हार्मोनल इंबैलेंस, स्किन इश्यूज, एक्ने, इरिटेशन, ड्राइनेस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन रेडिएशन एक्सपोजर, ये सब कुछ रेडिएशन का भी फैक्टर है इसके अंदर। तो ये भी कम करने में मदद करता है। और खासकर जो सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, बच्चे और बूढ़े, उनको भी, बच्चों में डेवलपिंग ब्रेन करने में प्रोडक्शन करता है। वुमेन्स के बच्चों को जो फेटल्स ग्रोथ होती है उनको हेल्थ देता है, उनको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो टीम को क्लियर मैसेज जाना चाहिए यहाँ से कि ईएम गार्ड कोई मेडिसिन नहीं है, जैसे हम कहते हैं कैंगन वाटर कोई मेडिसिन नहीं है, और वाटर मेडिसिन है। तो ईएम गार्ड कोई मेडिसिन नहीं है, ये प्रोटेक्टिव शील्ड है जो रेडिएशन स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है। स्ट्रेस कम होगा तो बॉडी नेचुरली खुद को हील करेगी और बैलेंस कर पाएगी। तो अल्टीमेटली अब बातें हैं कि डेमो, तीसरा स्टेप है हमारा डेमो और मास्टरी। तो हम यहाँ सीखेंगे हाउ टू यूज RF डिटेक्टर, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, या फिर हम EMF डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है, बिफोर आफ्टर रेडिएशन रीडिंग्स, है ना। और कई तरीके के टेस्ट हम कर सकते हैं। अभी तक हमें 2 ही टेस्ट पता है, तो कुछ हमने 2 टेस्ट भी हमने इंटरनेट से सर्च किए हैं कि 2 टेस्ट और कर सकते हैं हम रेडिएशन पता करने के लिए, ठीक है, और ईएम गार्ड का बेनिफिट्स कैसे मिल सकता है। तो पहला है EMF मीटर। आजकल जो हमारे पास मीटर है जिसको हम बोलते हैं बाजे, तो बाजे का और SDR का 2 तो हम देखने वाले हैं अभी। तो डेमो प्रोसेस क्या हो सकता है, कैसे हम डेमो दिखा सकते हैं। मोबाइल को EMF मीटर के पास रखें और बिना EM गार्ड, देखा होगा अपने वीडियो में भी, इंडिया में साथ वो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें मोबाइल के जब पास ले जाते हैं तो मीटर में रीडिंग बहुत स्पीड से बढ़ती है और हाई रीडिंग दिखाता है उसके अंदर। तो जब भी हम बिना EM गार्ड के करेंगे तो उसमें हाई रीडिंग दिखेगी, और वहीं जब हम EM गार्ड लगा देंगे तो रीडिंग ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगी और शून्य हो जाती है। तो लोगों को खुद में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मीटर ऑन करने के बाद रेडिएशन ऑटोमेटिक कम हो रहा है। और SDR की बात करें तो SDR कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, एंटीना है और ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, और ये बाजे है। तो बाजे में बैटरी लगी हुई है, इसमें को मोबाइल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी डिस्प्ले है। तो ऑलरेडी इसमें ये जो है वो रेडिएशन की नॉइस को दिखाता है। ये दोनों जो काम है रेडिएशन की नॉइस को बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें नंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक, कितने हर्ट्ज में, तो यहाँ पे हर्ट्ज दिखाता है यहाँ साइड में, बट एक्चुअल नंबर कितने मोबाइल में है, कितना टीवी में आ रहा है, कितना, ये इसके लिए आपको दूसरा मीटर आता है। वो दूसरा मीटर आपको लेना पड़ेगा, रेडियो डिटेक्टिव मीटर कहलाता है। तो जैसे आप EM गार्ड ऑन करते हैं तो ये सब कुछ रेडिएशन जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बाजे जो है, बाजे कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। आप अगर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं तो बाजे का जो काम, जैसे EM गार्ड में लगाया, EM गार्ड में डिस्प्ले में लगाने के बाद इस डिस्प्ले में जो कलर था वो ब्लू हो चुका है, पहले ग्रीन था, लेकिन ये हार्मोनाइज हो रहा है, ठीक है, ये हार्मोनाइज हो रहा है। एक बार फिर से आप देखिए, ग्रीन आ रहा है सिग्नल पे, यहाँ पे भी देखिए डिस्प्ले में, अगर आप देखिए पावर में, ये DVM जो डेसिबल नॉइस जो मिली वोल्ट्स है, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ये माइनस में और कम होता जा रहा है। जो ध्वनि का था ना, ध्वनि वो कम होती जा रही है, जो शोर था, तो यहाँ पे भी दिख रहा है पावर डेसिबल मिली वोल्ट्स में। पहले कितना आ रहा था, पहले 100, 110, 111, 110 के आसपास जा रहा है, और जैसे ही हमने EM गार्ड प्लग इन किया तो ऑटोमेटिक घट के नीचे आ रहा। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले में दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, और नॉइज भी कम हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि रेडिएशन की नॉइज जो है वो कम होती जा रही है। This is called the SDR software, and it's gonna actually detect the electromagnetic interference in this area. So what David is going to do now, he's going to actually turn on SDR का डेमो दिखा रहे हैं। SDR के डेमो में आप देख सकते हैं जब SDR प्लग होता है तो यहाँ पे भी software अंतर दिख रहा है। Just zoom in on the phone, Ben. You can just take a look at this. I don't know if you guys can hear it. So the software is connected to a dongle that connects to an antenna, and the antenna is receiving the interference around this room. It's unbelievable. Take a look at the chart. It is crazy. Absolutely crazy. We have not seen this anywhere else. Okay? So now what we want to find out is, if we have the M guard, what can it do to us and what can it do for us? So it's not connected. Now I'm going to put next to the SDR software. I'm going to turn it on in 3,
जैसे ही हम गार्ड के अंदर कनेक्ट 1. किया तो ऑटोमेटिक ये जो फ्रिक्वेंसी दिख रही थी या फिर ये जो रेडिएशन का स्टोर था वो टोटली स्टोन हो चुका है, ठीक है। Look at the wave spectrum. It's gone down. I'm going to unplug the M guard. जैसे ही अनप्लग करेंगे वापस से ये डिस्प्ले आपको दिख रहा है, तो फ्रिक्वेंसी All right. नॉइज Take a look at the suppression, guys. नॉइज बता रहा है, ये नॉइज Here, बता take a रहा look at है the suppression. कि रेडिएशन यहाँ पे Boom. है, इसलिए The M guard नॉइज turned on. मेजरमेंट कर रहा है। Watching this, ठीक है। I want you guys to bring your EM गार्ड लगाने के बाद टोटली आप सेफ हो जाते हैं। RF डिटेक्टर, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, वही जो भी दिखाया, ठीक है। अभी एक चीज और नया जो मैंने इंटरनेट से सर्च किया है, ORP टेस्ट या TDS मीटर वाटर एक्सपेरिमेंट ऑप्शनल, ये हम चेक कर सकते हैं। ये मैंने डेटा जो निकाला है वो इंटरनेट से निकाला है, ठीक है। तो आप अभी हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये कैसे करेंगे, तो मुझे भी पर्सनली खुद नहीं पता, लेकिन इंटरनेट से मैंने डेटा निकाला है। इसका भी ट्रायल वीडियो मैं बना के फिर से वापस शेयर करूंगा अगर ये सक्सेसफुल रहता है, कि हम कैसे रेडिएशन को टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पानी के ऊपर। तो दो ग्लासेस पानी रखें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग एक प्रैक्टिकल करके मुझे वीडियो भेजें अगर ऐसा पॉसिबल है तो 2 ग्लास में पानी रखें, एक के पास मोबाइल रखें बिना EM गार्ड, और ORP TDS चेक करें। एक के पास मोबाइल रखें बिना EM गार्ड के और उसका ORP या TDS चेक करें, फिर EM गार्ड लगाकर टेस्ट करें, रीडिंग में फर्क दिखेगा। तो ये जरूर चेक करिए। हेलो, जिनके पास भी EM गार्ड है वो प्लीज एक बार टेस्ट करें अगर कुछ फर्क हो रहा है, क्योंकि ये डेटा जो है इंटरनेट से निकाला है कि कैसे कैसे हम रेडिएशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्लीज जिनके पास EM गार्ड है प्लीज टेस्ट करें, है ना। कुछ फर्क दिख रहा है तो प्लीज उसका वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करें। तो ये जो डेमो है अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये एक्स्ट्रा वाव फैक्टर देने वाला है, ठीक है। तो मिरेकल्स दिखने वाला है सर, तो जिनके पास भी EM गार्ड है वो प्लीज टेस्ट करें इसको। एक और इफेक्ट हो सकता है, एनर्जी टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी टेस्ट कैसे होता है, पर्सन को हाथ में सीधा फैलाने का है, हाथ को सीधा फैलाएं और बिना EM गार्ड हल्का दबाएं, हाथ नीचे हो जाएगा। जब हल्का दबाएंगे तो हाथ नीचे हो जाएगा, और EM गार्ड पॉकेट में रखवाएं फिर दबाएं तो हाथ स्ट्रांग रहेगा। तो ये भी एक बार टेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी हमने इंटरनेट से ही निकाला कि कैसे हम रेडिएशन को देख सकते हैं। जब मोबाइल हम बिल्कुल पास में रखते हैं तो हाथ फैलाने पर कैसा हो रहा है, और जब EM गार्ड पास में रहता है और हाथ दबा दे तो हाथ थोड़ा सा स्ट्रांग फील करता है। तो वो भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार से हम रेडिएशन को 5 प्रकार से रेडिएशन टेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं आसपास, ठीक है। ये डेमो का सिस्टम था इसलिए हमने वो चीजें बताई। अभी साइंटिफिक और इमोशनल कनेक्शन देना है। तो साइंटिफिक कनेक्शन क्या है, मीटर डिटेक्टर और रीडिंग्स प्लस लॉजिकल प्रूफ, और इमोशनल कनेक्शन देना बॉडी टेस्ट, पानी टेस्ट और फील और विश्वास दिलाना है। तो डेमो का गोल्डन फॉर्मूला ये है कि पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना है, देन सोल्यूशन बताना है। प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन ये है, तो लोगों को रियल चीज फील होने वाली है, ठीक है। तो हर डेमो में कम से कम 2 साइंटिफिक टेस्ट अपने को करना ही करना है एटलीस्ट, ठीक है। एक इमोशनल टेस्ट भी करना है, ऑडियंस को डेमो इन्वॉल्व करना है, उन्हें खुद मीटर पकड़ने दीजिए, टेस्ट करने दीजिए, ताकि उनको ट्रस्ट बने। एक्चुअली हम जो चीज दे रहे हैं वो डंके की चोट पे बोल के दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो 100% बेटर प्रोडक्ट है, ठीक है, और वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। तो डेमो सिंपल रखें, ज्यादा थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे बताना है, भैया ये प्रॉब्लम है, ये समाधान है, सिंपल सी बात है। तो अगला स्टेप आता है बेनिफिट्स और पोजिशनिंग, ठीक है। तो क्या बेनिफिट्स हैं वो भी देख लेते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप बहुत ज्यादा मैं डीप पे नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। इससे बॉडी रिलैक्स होती है, नींद अच्छी आती है, ब्रेन की क्लियरिटी, ठीक है। अभी नींद के कुछ प्रकार भी जान लेते हैं कि नींद के प्रकार क्या होते हैं। नींद के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला है हल्की नींद, लाइट स्लीप, इसमें शरीर रिलैक्स होना शुरू करता है, यह नींद का प्रारंभिक चरण होता है। दूसरा मध्यम नींद, मॉडरेट स्लीप, इसमें शरीर गहरी नींद की तरफ जाता है, शरीर को आराम और रिपेयर मिलना शुरू हो जाता है, यहीं से रिपेयरिंग चालू होती है। सेकंड नंबर से आपके शरीर के बॉडी जो सेल है वो रिपेयर चालू करते हैं जब आप मॉडरेट फॉर्म में होते हैं। जब आप एक बहुत ज्यादा डीप स्लीप में जाते हैं तो इसमें स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। इसमें शरीर और दिमाग की सबसे ज्यादा रिपेयर होती है। डीप स्लीप में आपका दिमाग और जो शरीर है वो बहुत ज्यादा रिपेयरिंग चालू होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है जब डीप स्लीप होती है तो, ठीक है। और एक होता REM नींद, ड्रीम स्टेज। नींद का लगभग 90 मिनट का साइकिल होता है, इसमें दिमाग एक्टिव रहता है और सपने आते हैं, मेमोरी और सीखने की क्षमता मजबूत होती है, इसीलिए सपने आते हैं। सपने आपको कई बार याद भी रहते हैं, तो उससे आपकी मेमोरी टेस्ट हो सकता है कि आपको सपने आए और याद भी था सपने में क्या आया, तो उससे आपका मेमोरी क्षमता भी बढ़ती है और सीखने की क्षमता मजबूत होती है। ये 4 प्रकार की नींद होती है, ठीक है। लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है जब रेडिएशन सेफ रहते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, फैमिली सेफ्टी, बच्चों बुजुर्गों प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सुरक्षा है, मॉडर्न प्रोटेक्शन, गैजेट्स कंप्रोमाइज के बिना सुरक्षित रहना,
स्मार्ट चॉइस है, एक बार आप इन्वेस्ट करिए, लंबे समय तक आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। ठीक है। पोजिशनिंग और मैसेज ब्रांडिंग, तो बुलेट प्रूफ है एक तरीके से ये, जैसे एक शोल्डर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सुरक्षित होता है, वैसे ही हर इंसान को रेडिएशन से प्रोटेक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इनविजिबल शील्ड है। ईएम गार्ड जो है इनविजिबल शील्ड है, जो दिख नहीं रही है पर आपको प्रोटेक्शन दे रही है। ईएम गार्ड आपके और रेडिएशन के बीच एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम कर रहा है ना। हॉस्पिटल के बिल देने से पहले प्रिवेंशन में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। तो सबसे जरूरी चीज की रक्षा सबसे पहले करनी है, और सबसे जरूरी चीज आपका परिवार और आपकी सेहत है। तनाव मुक्त जीवन के लिए एक अदृश्य ढाल जो है वो ईएम गार्ड बन सकता है। ठीक है, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना है और अपने जीवन को सुरक्षित बनाना है। तो बुलेट प्रूफ योर एनर्जी और बुलेट प्रूफ योर लाइफ। तो एक So what we can do is इसमें you get on your किया phone गया है कि for कैसे सेल maybe में close to चेंजेस हुए about हैं। मैं half an वीडियो hour, आपको भेज दूंगा, जैसे तो holding मैं it, बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। then तो रिपोर्ट डायरेक्टली बताता हूँ कि जब नॉर्मली आप मोबाइल चला रहे थे तो 20 मिनट मोबाइल चलाने के बाद आपका ब्लड जब सेल्स का रिपोर्ट की गई तो क्या हालत थे, ब्लड के जो सेल चिपके चिपके हुए, काफी ज्यादा चिपचिपे चिपचिपे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू 20 मिनट मोबाइल यूजेस के बाद ईएम गार्ड जब हमने ऑन किया तो कुछ ब्लेड जो थे आपके देखिए साइज में थोड़ा थोड़ा दूर होते जा दिख रहे हैं। ठीक है, पहले जो एक बंडल सा बना हुआ था लाइन 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 का, और यहाँ पे थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। तो ये फर्क दिखता है आफ्टर 20 मिनट्स के अंदर ईएम गार्ड अगर आप ऑन करके चला रहे हैं तो। और इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे एक मैडम है, ये डॉक्टर मैगदा हवैस की रिपोर्ट है, पीएचडी किया है इन्होंने, और इन्होंने बताया है, इनका रिसर्च भी पब्लिश हुई है। तो ये इन्होंने ब्लड के ऊपर क्या बताया, इनका मतलब समझते हैं हिंदी में डायरेक्टली। इलेक्ट्रो स्मोक पर खून पर क्या असर हो रहा है। स्वस्थ खून में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो गोल आकार की होती हैं, प्लाज्मा तरल स्वर्ण रूप में तैरती हैं। अगर उंगली की नोक में अगर उंगली की नोक में खून की एक बूंद को लेकर माइक्रोस्कोप में देखें, आरबीसी साफ साफ दिखाई दे रही है, जैसे मैंने आपको इस फोटो पे दिखाया। लेकिन इलेक्ट्रोस्मोक ईएमएफ रेडिएशन के संपर्क में आने पर इन आरबीसी का आकार व्यवहार बदल जाता है, वो आपस में चिपक जाती हैं और सिक्कों के ढेर जैसे दिखने लगती हैं। इससे रोलिव फॉर्मेशन भी कहते हैं, और यह अस्वस्थ खून का संकेत है, यानी वो अनहेल्दी ब्लड कहलाता है। जब ऐसा होता है तो आरबीसी का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे पोषण न्यूट्रिशन का वितरण कम हो जाता है, शरीर में वेस्टेज प्रोडक्ट्स बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। ये रिसर्च में बताया गया है, ये मेरा अपने से कुछ भी लिखा नहीं गया, मैंने इसमें अपनी से कोई भी मन से अपनी बातें नहीं जोड़ी। ये इस वाले स्लाइड में पूरा चीजें बताई गई। इसी स्लाइड का मैंने इलेक्ट्रो स्मोक अफेक्ट द ब्लड, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको। तो लक्षण क्या दिखते हैं, सिर में दर्द होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चक्कर आना, मतली आना, दिल और ब्लड प्रेशर की समस्या, हाथ पैर में सुनपन और झंझनाहट जैसे सिम्टम दिखना, ये इलेक्ट्रो स्मोक का खून पर असर है, यानी ईएमएफ का जो असर दिख रहा है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मोबाइल और वाईफाई रेडिएशन से खून गाढ़ा होता है, सर्कुलेशन खराब होता है, जिससे सिर दर्द, थकान, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आ सकती है। और ये बहुत बार दैनिक भास्कर अखबार में भी छापा गया है कि लगातार मोबाइल का यूज करने से वो पानी बॉडी का सोख लेता मोबाइल, ऐसा बहुत बार पब्लिश मैंने देखा है। बहुत लोगों के पास ये स्लाइड पड़ा भी होगा, स्क्रीनशॉट पड़ा होगा इसका। तो अभी बेनिफिट्स ऑफ ईएम गार्ड, ये भी इन्होंने बताया कि कैसे बेनिफिट्स हो सकता है ईएम गार्ड से, की रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है मेघदा हवेस मैडम के। तो लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 70 मिनट, 10 मिनट, और हेल्दी ब्लड सेल का जो है ये इस प्रकार से होता है कि जो ब्लड है वो सेल अलग 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 थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस में दिखते हैं। तो एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी काफी टाइम पहले 2023 में कि आईफोन से बहुत ज्यादा ओवर रेडिएशन निकल रहा है, जो नॉर्मल लेवल से भी ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है। तो बीबीसी यूके में पब्लिश भी हुई थी आईफोन 12, ये फ्रांस का है न्यूज, तो वापस ले लिया था। आईफोन 14 जल्दी बंद हो गया था। आईफोन प्रो मैक्स आरएफ एक्सपोजर इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस एक्सपोजर टू आरएफ एनर्जी यूज द हैंड फ्री ऑप्शन सच एज द बिल्ट इन स्पीकर फोन, हेडफोन और अदर सिमिलर एक्सेसरीज। तो बहुत ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा था, दैट्स व्हाई रीजन इन्होंने कहा था कि आप हैंड फ्री यूज करें। ठीक है, तो सेफ्टी नेटवर्क, ये भी ईएमएफ हेल्थ इफेक्ट सर्वे 2019 में फाइनल रिजल्ट आया इनका। तो इसमें भी बताया गया कि भैया ईएमएफ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्लीप में देखी गई 71%, हेड में 64%, कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग में 61% प्रॉब्लम देखी गई, स्ट्रेस और एंजाइटी में 60% तक प्रॉब्लम देखी गई है, हेडेक में 52% है, एयर और आंखों में साइनस की प्रॉब्लम देखी गई 47% प्रॉब्लम देखी गई, डिजीनेस और बैलेंस प्रॉब्लम देखी गई 43%, बॉडी पेन देखा गया 51%, हार्ट की प्रॉब्लम 39% देखी गई, इम्यून सिस्टम में 37%, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम 32% देखी गई है, स्किन रेसेस में 24% है नासुआ और फ्लू लाइक सिम्टम्स 24% है, रिस्पिरेटरी यानी फेफड़ों संबंधित जो बीमारी है, कफ, अस्थमा, इस सब में 21%, कैंसर में 6% और प्रोडक्टिव प्रॉब्लम में 6%, सीजर्स 4% और नॉन ऑफ द अबव 7% देखी गई है। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ईएमएफ की वजह से, एक्सपोजर की वजह से देखी गई है, और ये रिसर्च, ये वेबसाइट है, ये सोर्स है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें
पब्लिश है ऑलरेडी, पबमेड में भी है। तो अभी यही रिपोर्ट्स को हम हिंदी में समझते हैं कि ये एक्सपोजर का रिजल्ट कैसे कैसे आया, क्या क्या टाइम में हुआ। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी से निकलने वाला रेडिएशन खून, दिल, शरीर, नसों में ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो दिल और शरीर में कई काम अपने आप नियंत्रित करता है, उसको प्रभावित करता है। तो बिजली, इलेक्ट्रॉनिक और वायरलेस तकनीक से पैदा होने वाला इलेक्ट्रोस्मोक इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आबादी का एक हिस्सा इसके संपर्क में आने पर नकारात्मक स्वास्थ्य महसूस कर रहा है। इलेक्ट्रो हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण, तेजी से बूढ़ा होने का सिंड्रोम भी कहा जाता है, अब बच्चों और बड़ों दोनों में देखे जा रहे हैं। ये लक्षण 1940 और 1960 के दौरान रडार ऑपरेटरों में अनुभव किए गए थे और इन्हें मेडिकल रिसर्च में विस्तार से दर्ज किया गया। मैं इसी रिपोर्ट की बात कर रहा था। एंड इंक्रीजली कॉमन रिस्पॉन्स इंक्लूडेड क्लम्पिंग, रोल्यू फॉर्मेशन ब्लड के अंदर ऑफ द रेड ब्लड सेल, हार्ट पेन, प्रेशर इन द चेस्ट अकम्पनीड बाय द एंजाइटी। तो ये सब चीजें देखी गई थी 1960 के दशक में, 1940 से 1960 के दशक में, जो रडार ऑपरेटर थे, रडार ऑपरेटर के अंदर देखी गई थी। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हुई है, काफी सारी रिसर्च मौजूद है, ठीक है। स्टडीज, प्रूवन टेस्ट, ये पाया गया कि इलेक्ट्रोस्मोक शरीर की प्रतिक्रिया वास्तविक फिजियोलॉजिक है, ये दिमाग की कल्पना फिजियोमेटिक नहीं है। तो गंभीर नुकसान हो सकते हैं। जो लोग लंबे समय तक गंभीर स्तर पर ईएसएच को प्रभावित रहते हैं, उनमें आगे चलकर मनोवैज्ञानिक फिजियोलॉजिकल समस्याएं हो सकती है, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पाते। हमारी हाईटेक दुनिया में यात्रा करने की क्षमता सीमित हो जाती है और लोग उनकी बीमारी का इमेजिनरी समझते हैं, जिससे सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा होता है। तो सरल शब्दों में ये समझ सकते हैं आपकी मोबाइल, वाईफाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिवाइस है, बढ़ते रेडिएशन का असर अब इतने लोगों पर दिख रहा है कि कुछ लोग इसे झेल नहीं पा रहे। इसका कारण खून का गाढ़ा होना, दिल की धड़कन बढ़ना, सीने में दर्द, चिंता और थकान जैसे लक्षण हो रहे हैं। और ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं है, बल्कि शरीर की असली जैविक प्रतिक्रिया है ये। तो सीधा सा भाई साहब कहना है कि जिनके पास भी ईएम गार्ड नहीं है वो ईएम गार्ड लगाएं। रिपोर्ट बता रही है, आप माने या ना माने, चॉइस आपकी है, परिवार आपका है, आपको ही जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि आपने ही उनको जन्म दिया है। तो स्वस्थ रखना आपका पहला धर्म है, अच्छी शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, तो उनको स्वस्थ रखना भी आपका धर्म है। तो नंबर 5वां है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि इतना कुछ जानने के बाद जब आप मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपको फेस करने पड़ेंगे, जो बार बार सवाल आते हैं, जो आएंगे आने वाले टाइम में, तो मैं पहले ही आपको प्रिपेयर करा देता हूं, ठीक है। सवाल क्या आने वाला है, पहला सवाल, ओम जी कहीं वन वे तो टॉक नहीं हो रहा ना, तो आप प्लीज थोड़ा बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। सेशन सही और अच्छा लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल सर, शानदार चल रहा है और सभी मैसेज रिप्लाई भी कर रहे हैं। कंटिन्यू करें ओके सर आप। चलिए, तो ठीक है, आप देखते रहिएगा, किसी का कुछ अगर रिप्लाई आ रहा तो बताइएगा। तो नंबर 1 ऑब्जेक्शन आने वाला है, इसमें ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है जो रेडिएशन हार्मोनाइज करता है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना मार्केट में, आपने समझ लिया, आप जब किसी को बताएंगे, डेमो दिखाएंगे, तो सवाल ये आने वाला है कि इसमें ऐसा क्या टेक्नोलॉजी जो रेडिएशन हार्मोनाइज करता है। तो उत्तर देना है आपको, ईएम गार्ड में कोई बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं होती है, इसके अंदर मल्टी लेयर्ड रिसोनेंट मटेरियल्स है, स्पेशली एलॉयस, क्रिस्टल और मिनरल्स होते हैं, जो होते हैं जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करे। मोबाइल या वाईफाई रेडिएशन हार्मफुल फ्रिक्वेंसी जैसे 3 मेगाहर्ट्ज या 1000 मेगाहर्ट्ज रेंज पर काम करते, तो उनको हार्मोनाइज करने के लिए सब बनाया गया है। ईएम गार्ड इन हार्मफुल फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है और रिट्यून करता है, रिट्यून करके हार्मलेस हार्मोनिक रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है रेडिएशन को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे न्यूट्रलाइज और बैलेंस कर दिया जाता है, ताकि बॉडी पर उसका स्ट्रेस कम हो सके। आपने टेक्नोलॉजी समझ ली है, आपको यही बताना है, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईएम गार्ड कोई बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं है, इसके अंदर मल्टी लेयर्ड रिसोनेंस मटेरियल्स हैं, ठीक है। इनको स्पेशली ऐसे डिजाइन किया गया है ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करे। ईएम गार्ड इन हार्मफुल फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, प्लस रिट्यून करता है, और रिट्यून करने के बाद उसको हार्मलेस फ्रिक्वेंसी को नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ताकि वो बॉडी को स्ट्रेस को कम हो जाए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक म्यूजिक ट्यूनिंग वर्क फ्रॉक जब एक फ्रिक्वेंसी बजती है तो दूसरा फ्रॉक उसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करके उसे स्टेबलाइज कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी इस प्रकार से इसके अंदर वर्क कर रही है, इसलिए हार्मोनाइज कर रहा है। नंबर दूसरा, कुछ इस प्रकार से भी सवाल आ रहा होगा या आएगा
क्या इससे कोई साइंटिफिक प्रूफ है? हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। आप उसको प्रूफ दीजिए, रिपोर्ट्स दीजिए, साइंटिफिक प्रूफ दीजिए, है ना। इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में ईएमएफ रेडिएशन लेवल्स का टेस्ट किया गया है, पाया गया कि ईएम गार्ड यूज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस काफी कम हो जाती है ना। कुछ बायो फीडबैक स्टडीज दीजिए, बॉडी के विटल साइंस जैसे हार्ट रेट, है ना, वायरेबिलिटी, एचआरवी, ब्रेन वेव स्टेबिलिटी, स्ट्रेस मार्केट्स में पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। ये सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी है इंटरनेट पे, पबमेड में पब्लिश हुई हैं, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट्स आप दे सकते हैं, साइंटिफिक प्रूफ दिखा सकते हैं उनको, ठीक है। नंबर तीसरा ऑब्जेक्शन ये आने वाला है, किस लैब में टेस्ट किया गया, किस लैब में टेस्ट किया गया, कैसे मान लें? तो ये आप लैब की टेस्ट की रिपोर्ट भी दे सकते हैं। ईएम को टेस्ट कई रिकॉग्नाइज्ड लैब में हुआ, जिनमें आरएफ फ्रीक्वेंसी, एमएफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आरएफ या ईएमएफ स्पेशलाइज्ड लैब शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स यूएसए, यूरोप और एशिया की थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज में भी सर्टिफाइड है। इन रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन है कि डिवाइस 3 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक जो रेंज है, इसको इलेक्ट्रॉनिक नॉइस को हार्मोनाइज कर देता है। और उनको आप पेटेंट जो कॉपी है, लैब रिपोर्ट से, वो उनको सेंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। नंबर चौथा है, अगर सच में रेडिएशन ब्लॉक करता है या हार्मोनाइज करता है तो गवर्नमेंट क्यों यूज नहीं करती है? ये भी सवाल आने वाला है अभी मार्केट में। तो आप बी प्रिपेयर, क्योंकि इतना अच्छा है रेडिएशन, सरकार को भी पता है रेडिएशन से बहुत हार्मफुल हो रहे हैं, तो सरकार क्यों यूज नहीं कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ईएम गार्ड रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करता। लोग पूछेंगे, बार बार गलत क्वेश्चन करेंगे आपसे, ठीक है, तो आप फंसना नहीं है अपने को। लोग बोलेंगे अगर सच में रेडिएशन ब्लॉक करता है तो गवर्नमेंट क्यों यूज नहीं करती? तो पहले क्लियर करना है कि बहुत अच्छा सवाल है सर। सबसे पहले आप ईएम गार्ड रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करता है, बल्कि उसे हार्मोनाइज करता है। तो एक चीज तो क्लियर करना है, क्योंकि अभी तक वो डेमो देख लिया फिर भी उसको लग रहा ब्लॉक, क्योंकि अभी तक ब्लॉक 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 सुना है, हार्मोनाइज नहीं सुना है, तो ब्लॉक ही बोलेगा। तो आपको ब्लॉक को जगह पे हार्मोनाइज करना है। गवर्नमेंट पॉलिसी में रेडिएशन को रिड्यूस या ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम और मोबाइल इंडस्ट्री और स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी में रेडिएशन को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए टेलीकॉम और मोबाइल इंडस्ट्री पर स्ट्रिक्ट रूल लगाए जाते हैं, लेकिन मोबाइल बंद कर देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ईएम गार्ड एक प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोडक्ट है जो व्यक्ति खुद अपने लिए यूज करता है। जैसे लोग एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, मास्क यूज करते हैं, वैसे ही रेडिएशन हार्मोनाइजर भी है। कई गवर्नमेंट ईएमएफ प्रोटेक्शन डिवाइस को पर्सनल चॉइस प्रोडक्ट मानती है। जो कई सारे देशों की सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स है, वो ईएमएफ प्रोटेक्शन डिवाइस को पर्सनल चॉइस प्रोडक्ट मानती है, क्योंकि हेल्थ प्रिकॉशन हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि गवर्नमेंट्स, बहुत सारे देशों की सरकारें या गवर्नमेंट्स, जैसे वाटर को लेकर पर्सनल चॉइस मानती है, गुटखा को लेकर पर्सनल चॉइस मानती है, शराब को लेकर पर्सनल चॉइस मानती है, इसी प्रकार भी ईएमएफ प्रोटेक्शन भी पर्सनल मानती है। किसी को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, किसी को शराब नहीं पीना नहीं पीना। कुछ सरकारें बोलती भी हमारे राज्य में शराब नहीं बिकनी चाहिए, बैन लगा देती है, पर कुछ सरकारें पर्सनल चॉइस बिक रहा है, जिसको पीना है वो पियो। मालूम है शराब में खराब है, मालूम है गुटखा में खराब है, कैंसर हो रहा है, बताया जा रहा है डिस्प्ले पे, हर चीज के एड बराबर दिया जा रहा है कि भैया रैपर में लिखा हुआ है इससे कैंसर हो सकता है, पर सरकार ये मानती है क्योंकि पर्सनल चॉइस, हम बता रहे हैं ये नुकसान है, बट पर्सनल चॉइस से खाना है तो खाओ, बैन नहीं कर सकती। इसी प्रकार सरकार रेडिएशन को भी बैन नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि ये पर्सनल चॉइस है, आपको हेल्दी रहना है, बीमार रहना है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे ही रेगुलरिटी जो बॉडीज हैं उस सोल्यूशन पर ये रिकमेंडेशन शुरू करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे जापान में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कैंगन वाटर रिकमेंडेशन स्टार्ट किया, जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यूकॉन को रिकमेंडेशन कर दिया। तो इसी प्रकार से अपने हिंदुस्तान में जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा और धीरे धीरे जब इसके अवेयरनेस बढ़ेगी तो गवर्नमेंट खुद इसको मैंडेटरी कर देगी, ठीक है, जैसे वैक्सीन को मैंडेटरी कर दिया था। तो इसी प्रकार चीजों को भी मैंडेटरी गवर्नमेंट आगे समय में करेगी फ्यूचर में। तो क्लोजिंग पॉइंट क्या हो सकता है? क्लोजिंग पॉइंट ये हो सकता है कि सर मैडम, ईएम गार्ड कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी डिवाइस है जिसके पेटेंट्स है, लैब टेस्टेड प्रूफ्स है। ये रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करता बल्कि हार्मोनाइज करता, ताकि आपकी बॉडी नेचुरल और स्ट्रेस फ्री फ्रीक्वेंसी पर काम करे। यही रीजन है कि इससे कई लोग लॉन्ग टर्म में हेल्थ और सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। पांचवा ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है? मोबाइल रेडिएशन तो बहुत है, पावरफुल है, ये एक छोटा सा डिवाइस कैसे रोक सकता है? आएंगे सर, सवाल आएंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद सोचा है, क्योंकि मुझे खुद को ही सवाल आ रहे थे ना, ये मेरे पर्सनल सवाल थे जो मेरे दिमाग में मंडरा रहे थे कि मोबाइल रेडिएशन तो बहुत पावरफुल है, इतने सारे मोबाइल घर में यूज कर रहे थे जो मेरे दिमाग में मंडरा रहे थे कि मोबाइल रेडिएशन तो बहुत पावरफुल है, इतने सारे मोबाइल घर में यूज कर रहे हैं, एक छोटा सा डिवाइस कैसे रोक सकता है? उत्तर ये, सर बिल्कुल सही कहा आपने, मोबाइल रेडिएशन बहुत पावरफुल है,
और किसी भी छोटे डिवाइस से पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन ईएम गार्ड का काम है रेडिएशन को ब्लॉक करना नहीं, इसका काम है रेडिएशन को हार्मफुल फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके उन्हें हार्मोनाइज करना। और यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक ट्यूनिंग फ्रॉक। मैंने बार बार ये बताया कि काम कैसे कर रही है। ट्यूनिंग फ्रॉक अगर बाहर से कोई गलत फ्रिक्वेंसी आती है तो उसे स्टेबलाइज करके, रोक करके और बॉडी फ्रेंडली फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देना। इसीलिए साइज में छोटा है, लेकिन अंदर की टेक्नोलॉजी मल्टी लेयर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी बहुत एडवांस है और इसकी बहुत ताकत है। छठवां ऑब्जेक्शन आ सकता है, अगर ये काम करता है तो सिर्फ 4 मीटर रेडियस तक ही क्यों? अभी मुझे परसों ही सवाल आया है। मैं एक डेमो दिखाने के गया इंदौर में ही, और उनकी औरत ने बोला कि इतना अच्छा डिवाइस है, भले 2 लाख का क्यों ना होता या 2.5 लाख का भी होता, लेकिन हमारे पूरे 2000 स्क्वायर फीट के घर को ऊपर नीचे सब जगह काम करना चाहिए था, तो 4 मीटर ही क्यों? तो ये सवाल आएगा, इतना ही रेडियस क्यों है इसका? तो अच्छा सवाल है और जवाब भी बहुत अच्छे से देना है। बहुत अच्छा सवाल है। हर फ्रिक्वेंसी हार्मोनाइज की एक इफेक्टिव रेंज होती है। हर फ्रिक्वेंसी हार्मोनाइजर की एक इफेक्टिव रेंज होती है। ईएम गार्ड का डिजाइन स्पेशली पर्सनल एंड फैमिली यूज के लिए किया गया है। इसका इफेक्टिव फील्ड जो है वो 4 मीटर रेडियस है, और 4 मीटर के रेडियस तक साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है। 4 मीटर क्यों? क्योंकि ये एक एवरेज कमरे, क्योंकि 4 मीटर का ही एक एवरेज कमरा होता है ना। हम कोई 40 फीट का कमरा नहीं बनाते, हम अधिकतम 12 बाई 15 बाई 10 या 15 बाई 12 या 12 बाई 15 ऐसा कुछ कमरा हमारा डिजाइन होता है। ठीक है, ऑफिस एरिया भी लगभग इसी के नजदीक होता है। बहुत बड़ा हॉल नहीं बनाते हम कमरे को, बेडरूम हमारा खासकर। तो 4 मीटर इसलिए क्योंकि एक एवरेज कमरे या छोटे ऑफिस एरिया को कवर करने के लिए आइडियल डिस्टेंस है। अगर डिवाइस को बहुत ज्यादा पावर दे दी जाएगी तो हार्मोनाइजेशन अनस्टेबल हो सकता है, इसीलिए साइंटिफिकली सेफ लिमिट में रखा गया है। ठीक है, तो डिवाइस अगर बहुत ज्यादा पावर दे दी जाएगी तो हार्मोनाइजेशन जो है ना वो अनस्टेबल हो जाएगा। मैं अगर ये एग्जांपल से कहूं कि मैं अगर आपकी बाइक है उसमें मैं 1000 सीसी का इंजन डाल दूं तो आपकी स्पीड कितनी होगी, लेकिन एक्सीडेंटियल चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगी बाइक आपकी। ठीक है, लेकिन स्लो में आपकी चीजें स्टेबल रहती हैं सर। ठीक है, तो इसी कारण से इसको थोड़ा सा एरिया को कम रखा गया ताकि स्टेबल रहे, आपकी हार्मोनाइज फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर होती रहे। तो इसलिए 4 मीटर का मतलब है आपका और आपका इमीडिएट वातावरण हमेशा सुरक्षित रहे। सातवां ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? रेडिएशन का असर दिखने में कितना टाइम लगेगा? रेडिएशन का असर दिखने में कितना टाइम लगता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये इंडिविजुअल बॉडी पर डिपेंड करता है। जैसे कोई भी बीमारी हो, कोई दवा हो, तो इंडिविजुअल सबकी बॉडी अलग अलग है, तो सबकी बॉडी पर अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ लोगों को तुरंत इफेक्ट महसूस होता है, जैसे लाइट हेडनेस बहुत सारे लोगों को होता है। मैंने पर्सनली फील किया है कि जब कभी बहुत लाइट के संपर्क में हो तो आपका सर दुखने लगता है, हेडेक होने लगता है लाइट से। तो जैसे लाइट हेडनेस कम होना, तो लाइट हेडनेस कम हो जाएगा, सिर दर्द में राहत मिल जाएगी। मोबाइल यूज के बाद जो थकान होती है वो थकान बहुत कम लगने वाली है। कुछ लोगों को 1 से 2 हफ्तों के अंदर, कुछ लोगों को 2 घंटे में असर दिख जाता है। पर्सनली मेरे को 2 घंटे में असर दिख गया था। कुछ लोगों को 1 से 2 हफ्तों में लगता है। नोटिसेबल नहीं, नोटिस करने जैसा चांस जो चेंजेस वो दिखते हैं। बेटर स्लीप होना, कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल्स, लॉन्ग टर्म यूज से आपको बहुत सारे फर्क दिखने वाले हैं। क्रोनिक इश्यू से बच सकते हैं आप। तो ये कई प्रकार के पेन किलर जैसी मेडिसिन चीज नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ सोल्यूशन है जो बॉडी को नेचुरली हीलिंग करने में मदद करता है। ऑब्जेक्शन 8वां, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ये अलग कैसे है? मार्केट में से बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये उनसे अलग कैसे है? तो उनको बताना है सर या मैडम बिल्कुल सही, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन फर्क साइंस और प्रूफ में है। जैसे कैंगन, बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं अल्कलाइनी के नाम पे, पर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, इन सब में फर्क है। ज्यादातर प्रोडक्ट सिर्फ डेकोरेटिव स्टिकर होते हैं। मार्केट में आप बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं कि आज बहुत सारी कंपनियों ने मार्केट में लाया, रेडिएशन मोबाइल से आ रहा है, इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको ये कर दें, तो सिर्फ डेकोरेटिव स्टिकर होते हैं जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी होती है ना कोई पेटेंट होता है। ईएम गार्ड के पास पेटेंटेड मल्टी लेयर हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी है जो रेडिएशन को ब्लॉक नहीं, हार्मोनाइज करती है। ये इंटरनेशनली टेस्टेड है, साइंटिफिकली बैक्ड है। इसी वजह से ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं बल्कि सर्टिफाइड रेडिएशन हार्मोनाइजर है। यानी डिफरेंस है चीप गिमिक वर्सेस साइंटिफिक सोल्यूशन, इसका यही असली वैल्यू है। तो डेकोरेटिव है और कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई टेस्टेड नहीं, कहीं से भी नहीं, तो आप उनसे मांग सकते हैं। ऑब्जेक्शन 9, क्या यह सिर्फ स्टिकर टाइप प्रोडक्ट जैसा है क्या? लोग बोलेंगे ना नहीं पता, तो उनको तो यही लगेगा ना हर चमकने वाली चीज सोना है। तो आपको बताना है
पीतल भी पीला कलर में है, सोने भी पीला कलर में है, अंतर क्या है समझना है। नहीं सर ये बिल्कुल स्टिकर जैसा नहीं है, स्टिकर टाइप प्रोडक्ट सिर्फ मोबाइल के पीछे चिप की तरह चिपकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई फंक्शनल टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ईएम गार्ड के अंदर स्पेशली डिजाइन हार्मोनिक रिस्पॉन्स लेयर है जो फ्रिक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए ये सिर्फ चिप जैसा दिख सकता है, लेकिन साइंटिफिकली ये एक्टिव हार्मोनाइजर डिवाइस है जो पूरे 4 मीटर रेडियस तक फील्ड क्रिएट करता है। तो डिफरेंस है, स्टिकर सिर्फ डेकोरेशन, ईएम गार्ड एक्चुअल रेडिएशन हार्मोनाइज सिस्टम है। ठीक है, 10वां सवाल ये आ सकता है, क्यों ना नॉर्मल एंटी रेडिएशन चिप खरीदें जो सस्ती मिलती है, जैसे कैंगन के साथ हो रहा था। लोग बोल रहे थे भाई ये काम भी ऐसे ही करता है, क्यों ना ये ले लें, फलाने ये दे रहा, दूसरा वो दे रहा, इसका ये दे रहा है। उसका भी उत्तर है, बहुत अच्छा सवाल है सर। चीप एंटी रेडिएशन चिप मार्केट में 100-200 रुपए मिल जाती है, लेकिन उन चिप के पास कोई प्रूफ, कोई पेटेंट, कोई लैब टेस्ट नहीं होता है। क्या वो वर्क कर रही है ये भी नहीं दिखा सकते, कैसे वर्क कर रही है ये भी नहीं दिखा सकते, कोई टेस्टिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैक्सिमम लोग उन्हें लगवाकर प्लेसबो फील करते हैं, प्लेसबो फील करते हैं। मैक्सिमम लोग उन्हें लगवा लेते हैं मोबाइल पे, पर प्लेसबो फील करते हैं, कुछ फर्क नहीं हो रहा है। रेडिएशन इतना बड़ा इशू है, चीप अनटेस्टेड प्रोडक्ट से हेल्थ प्रोडक्ट करना रिस्की है सर। ईएम गार्ड की कीमत ज्यादा है क्योंकि इसमें पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, लैब टेस्टेड रिपोर्ट है, सर्टिफिकेशन है, इसका असर साइंटिफिकली प्रूवन है, ये लॉन्ग लास्टिंग है और 8 से 10 साल इसकी लाइफ। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन 99% सिर्फ दिखावे के लिए, 99.9% तक बोल सकता हूं तो दिखावे के लिए है। ईएम गार्ड साइंटिफिकली टेस्टेड है, पेटेंटेड है और ग्लोबली एक्सेप्टेड डिवाइस है। यानी ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। अगर मोबाइल, वाईफाई या गैजेट और भी जो गैजेट है वो जेन्युइन यूज करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन भी जेन्युइन होना चाहिए सर। उनका प्रोटेक्शन भी जेन्युइन होना चाहिए सर। अगर आप मोबाइल जेन्युइन यूज कर रहे हैं, आप सब कुछ जेन्युइन, तो फिर हेल्थ में आप समझौता कैसे कर सकते हैं। जब बात हेल्थ प्रोडक्शन की हो तो हमें सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट नहीं बल्कि ट्रस्टेड सोल्यूशन चुनना चाहिए सर। दैट इज द क्लोजिंग पॉइंट। जब बात हेल्थ प्रोडक्शन की हो तो हमें सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट नहीं बल्कि ट्रस्टेड सोल्यूशन चुनना चाहिए। कंटिन्यू कितने आवर्स यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू आप लगातार 24 घंटे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे तो घर पे नहीं रहेंगे। मतलब अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट 12 से 18 घंटे तो आप घर पे रहते हैं। अगर नींद रात में ले रहे हैं तो 12 घंटे तो आप घर पे रहेंगे, एटलीस्ट लगातार 12 घंटे, बाकी 24 घंटे इसको चला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं कि इसको आप 5 घंटे 10 घंटे चलाने के बाद बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। बैटरी है नहीं, सीधी सी बात है। जैसे आप टीवी चला सकते हैं लगातार, मोबाइल चला सकते हैं लगातार, ठीक है, मतलब मोबाइल तो बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, बट जिनमें बिना बैटरी वाले चलते हैं लगातार चला सकते हैं उसको। ऑब्जेक्शन 11वां, इतने छोटे डिवाइस की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा हर जगह पे कीमत ही आती है, खासकर इंडियंस मेंटेलिटी ऐसी। हम, मेरी स्वयं की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई चीज नहीं देखनी हो तो हमें भी ऐसा लगता है, हम उनसे छूते नहीं, बट हम कैंगन कर रहे हैं तो हम इस बात को समझते हैं क्वालिटी का पैसा पे करना पड़ता है। तो इतनी छोटी सी डिवाइस की कीमत क्यों है? तो सर मैडम, प्राइस साइज पर नहीं, क्लोजिंग लाइन पकड़ लीजिए मैडम, प्राइस साइज पर डिपेंड नहीं करता बल्कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ वैल्यू पर डिपेंड करता है। दैट इज द क्लोजिंग पॉइंट। कि प्राइस साइज पे डिपेंड नहीं करता। साइज सोने की भी छोटी होती, 10 ग्राम का सोना आपको हाथ में दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा होगा, बट प्राइस 1,10,000 1,12,000 रुपए। तो प्राइस साइज पे डिपेंड नहीं करती बल्कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक मोबाइल चिप का साइज कुछ एमएम का होता है, लेकिन उसी से पूरा स्मार्टफोन चलता है। साइज छोटा पर टेक्नोलॉजी एडवांस है। ईएम गार्ड भी साइज में छोटा है, लेकिन इसमें मल्टी लेयर पेटेंटेड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी लगी, जिससे बनाने में सालों बाद रिसर्च, सालों साल रिसर्च करनी पड़ी है और टेस्टिंग में लगा समय, तब जाके ये आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। इसमें कोई बैटरी नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है, फिर भी ये साइंटिफिकली डिजाइन मटेरियल है, सेंसर्स लेयर्स हैं, के कारण से 8 से 10 साल इसकी लाइफ स्पैन प्रोटेक्शन है। अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग रोज के हिसाब से सिर्फ कुछ रुपए पर डे का इन्वेस्टमेंट है जो आपकी हेल्थ के लिए। एक बार हॉस्पिटल में एडमिशन का खर्च लाखों रुपए में होता है, एक स्मार्टफोन हर 2-3 साल बदलते हैं 20 से 50 हजार रुपए देकर। तो क्या हमारी हेल्थ प्रोटेक्शन 10 साल के लिए कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है? क्या हमारी हेल्थ प्रोटेक्शन 10 साल के लिए कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करने के लायक नहीं? इसीलिए प्राइस ज्यादा नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस है सर। यस, कार में यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो कंपेयर करके भी बताना है, ठीक है। तो साइज प्राइस मैटर नहीं करता है, प्राइस
साइज से डिपेंड नहीं करता, टेक्नोलॉजी की पैसा लगता है, हेल्थ वैल्यू की पैसा लगता है। जैसे हम अगर हम साइज की बात करें तो कार में कितना लोहा लगा है, लेकिन मर्सिडीज की कार की बात करें तो 1 करोड़ में मिल रही है। रोल्स रॉयस में कितना लोहा लगा है, लोहे से कार बनती है ना, तो कितना लोहा लगा है, 10 कुंटल 20 कुंटल लगा होगा, 20 कुंटल लोहा कितने का है। पर वही मैं कह रहा हूं कि पैसा टेक्नोलॉजी का लगता है, पैसा क्वालिटी का लगता है, पैसा हेल्थ वैल्यू का लगता है। नंबर 12, क्या ये सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग का खेल है? आएगा ना सवाल, अभी तैयार नहीं है लेकिन आएगा। नहीं सर, ये सिर्फ ब्रांडिंग का प्रोडक्ट नहीं है। मार्केट में चीप स्टिकर और अनब्रांडेबल प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन उनमें ना पेटेंट है, ना लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ना कोई साइंटिफिक प्रूफ है। ईएम गार्ड की कीमत में सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, बल्कि आर&डी का कॉस्ट है, इंटरनेशनल लैब टेस्टिंग है, पेटेंट प्रोटेक्शन है और लॉन्ग टर्म क्वालिटी एश्योरेंस शामिल है सर। इसीलिए सिर्फ ब्रांड का नाम बेचने का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वास्तव में टेस्टेड और प्रूवन टेक्नोलॉजी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देने का काम है। ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम नहीं। ब्रांडिंग सिर्फ ट्रस्ट बनाने का काम करती है। अगर प्रोडक्ट साइंटिफिकली काम नहीं करेगा तो ब्रांड टिकता ही नहीं है सर। तो ब्रांडिंग सिर्फ ट्रस्ट बनाने का काम करती है। अगर प्रोडक्ट दमदार नहीं है, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, तो ब्रांड नहीं टिकने वाला है। इसलिए एनर्जिक 50 साल से इतिहास है। एनर्जिक जो भी चीज बनाता है, जो भी चीज देता है, वो 100% ट्रस्टेड है, प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन है और साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड है। और ये बात केंगन मशीन साबित कर रही है पूरी दुनिया भर में। तो सर मैडम, जब बात हेल्थ की हो तो हमेशा वैल्यू वर्सेस प्राइस देखना चाहिए। हमेशा वैल्यू वर्सेस प्राइस। जब बात हेल्थ की हो तो हमेशा वैल्यू, क्या वो बर्थफुल है, वो देखना चाहिए। ईएम गार्ड की कीमत एक बार लगती है, लेकिन प्रोटेक्शन 8 से 10 साल चलता है। मतलब 10 साल की हेल्थ प्रोटेक्शन कॉस्ट एक बार डिनर आउटसाइड या एक बार मोबाइल एसेसरीज या सालों साल मोबाइल बदलने के खर्च से नहीं। प्रोडक्ट महंगा नहीं, बल्कि सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस कह सकते हैं। ऑब्जेक्शन 13, एक और ऑब्जेक्शन आ रहा है। अगर रेडिएशन हार्मोनाइज करता है तो इसका खुद का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। और हो सकता है भाई, अगर कोई, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इससे भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? ये सवाल आएगा, अभी नहीं तो कल आएगा, जब आप जाएंगे। मुझे तो आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सर मैडम, बहुत अच्छा सवाल है। ईएम गार्ड रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करता है। इसमें कोई बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या केमिकल नहीं है। यह सिर्फ एक पैसिव हार्मोनाइजर है जो हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके उसे बॉडी फ्रेंडली हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी में रिट्यून करता है। इसका मतलब यह है कि रेडिएशन को न्यूट्रल करता है, नया रेडिएशन पैदा नहीं करता है। तो आपको क्लियरिटी देनी है यहाँ पे। इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह 100% नेचुरल रिस्पॉन्स प्रिंसिपल पर काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचर की वाइब्रेशन हमारे बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी देती है, बिल्कुल वैसा ही। जैसे कैंगन वाटर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसी प्रकार इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एनर्जिक बनाता ही ऐसे प्रोडक्ट है जो नेचर से कनेक्टेड हो, जो नेचर को प्रोटेक्ट करे, नेचर को प्रमोट करे। तो वैसे ही प्रोडक्ट जापान बनाता है और ये जापान की कंपनी है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाला सवाल पैदा कर ही नहीं सकते। नंबर 14 है, क्या बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, एल्डर्स के लिए सेफ है? यस, बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई केमिकल रिलीज नहीं होता है, कोई करंट या हीट नहीं निकलती। यह सिर्फ हार्मोनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जो कंप्लीटली नेचुरल है, हार्मलेस है। इसलिए बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को, एल्डर्स को, सबके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। वास्तव में जिन लोगों को इम्यूनिटी लो होती है, जैसे बुजुर्ग या बच्चे, उन्हें ईएमएफ रेडिएशन से बचाव की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है ये प्रोडक्ट। जिनके घर में बहुत बूढ़े हैं, सबके घर में माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, सबके घर में बच्चे होंगे, तो हर व्यक्ति की पर्सनल नीड है और ये जरूरी चीज है। इसीलिए प्रोडक्ट हर एज ग्रुप के लिए, नॉट ओनली से, मतलब हर एज ग्रुप के लिए है ना, नॉट ओनली से बल्कि जरूरी है। तो क्लोजिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सर मैडम, ईएम गार्ड कोई रेडिएशन ब्लॉकर या केमिकल डिवाइस नहीं है, सिर्फ हार्मोनाइजर, इसलिए पूरी तरह सेफ है और बच्चों को लेकर एल्डर तक हर कोई कंफर्टेबली यूज कर सकता है। लॉन्ग टर्म ये है आपकी फैमिली को ईएमएफ स्ट्रेस से बचाता है, जो आज की जरूरत है। और नंबर 15वां जो क्वेश्चन आ सकता है, ये कितने साल चलेगा? तो स्पेशली लॉन्ग टाइम के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कोई बैटरी सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं है ऐसे, इसलिए खराब होने का रिस्क बहुत कम है। इसके अंदर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी लेयर्स, वही मैं बार बार बात कर रहा हूँ, स्टेबल मटेरियल से बनी हुई है जो डिग्रेड नहीं होती है। नॉर्मल यूएस इसका लाइफ 8 से 10 साल इजिली है, मतलब एक बार खरीदो और सालों साल प्रोडक्शन लो। नंबर 16 है, अगर खराब हो गया तो क्या रिप्लेसमेंट मिलेगा? जी हाँ, कंपनी इसकी स्टैंडर्ड वारंटी देती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकला तो रिप्लेसमेंट मिलता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली डिवाइस नॉन इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ये खराब होना बहुत रेयर है
बस फिजिकल डैमेज जैसे वाटर से ज्यादा देर तक डूबना या जोर से गिरना अवॉइड करना होता है, बाकी ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। तो यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैंगन होता तो कंपनी रिप्लेस कर रही थी, सेम यहाँ पे भी यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएगा तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका पर्स किसी भी मतलब आप फिजिकली डैमेज करोगे तो कभी भी कोई चीज वारंटी में नहीं है फिजिकली डैमेज, ठीक है। तो दो चीज ध्यान देना है, एक पानी में अगर ज्यादा देर तक डूब गया, पानी में गिर गया तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, और यदि ये लगातार मतलब पानी में रहेगा तब, या फिर अगर आपको पटक दोगे टूट जाएगा तो वो वारंटी में कवर्ड नहीं है। बाकी अदरवाइज ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। ऑब्जेक्शन 17वां है, क्या इससे रिचार्ज या मेंटेन करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कोई बैटरी नहीं, कोई रिचार्ज की जरूरत नहीं है, कोई लिक्विड रिफिल नहीं है, कोई सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, बस इसे नॉर्मल तरीके से यूज करना, क्लीन रखना है। वाटर प्रूफ केस में भी आता है, इसलिए डस्ट या वाटर से भी सेफ रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ड्यूरेबल है, आपको बार बार रिप्लेस करने की टेंशन नहीं है। नंबर 18वां है ईएम गार्ड। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आएगा, खासकर पढ़े लिखे लोगों के बीच में सवाल आने वाला है कि ईएम गार्ड 3 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच में आने वाली हानिकारक फ्रिक्वेंसी को ही क्यों हार्मोनाइज करता है? तो जवाब क्या है? क्योंकि इसी रेंज में मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ और दूसरी वायरलेस टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है। यही रेडिएशन हमारे शरीर में नींद, ऊर्जा और खून के प्रवाह को असर डालता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि मानव शरीर में 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा शरीर है वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी जो है ना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इस रेंज में रेडिएशन सबसे खतरनाक माना जाता है। और नए एफसीसी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के एक्सपोजर लिमिट के हिसाब से इस तथ्य पर आधारित है कि मानव शरीर कुछ फ्रिक्वेंसी पर आरएफ ने रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को ज्यादा प्रभावी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। ये मेरे रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया है कि अब जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स में बताया गया कि सबसे ज्यादा सख्त लिमिट 3 से 30 यानी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रेंज रखी गई, क्योंकि इस रेंज में मानव शरीर आरएफ एनर्जी को सबसे अधिक एब्जॉर्ब कर रहा है। अन्य फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन कम प्रभावी होता है, इसीलिए वहां एक्सपोजर लिमिट थोड़ी कम होती है। इसीलिए ईएम गार्ड जो है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि 3 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसी उनको हार्मोनाइज करे, ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब ही 30 से 300 के बीच में ही कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की, ब्रेन की फ्रिक्वेंसी क्या है? ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 70-90 है, नॉर्मल ब्रेन फ्रिक्वेंसी इतना है, ह्यूमन बॉडी इतना, हार्ट फ्रिक्वेंसी इतना, लीवर की फ्रिक्वेंसी इतना, पैंक्रियाज की, तो हर किसी ऑर्गन्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। अभी फ्रिक्वेंसी पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब जो फ्रिक्वेंसी, जो नॉइस फ्रिक्वेंसी निकल रही है वो नॉइस फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कितने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी थी? 440, 512, ठीक है। और मानव शरीर 60 से 80 मेगाहर्ट्ज में सबसे ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा था। इससे रेंज ऊपर नीचे अपचलन में तेजी से कमी होती है, ठीक है। स्टेप 60वां है, हम बहुत करीब आ चुके हैं, मीटिंग्स के एकदम एंडिंग पे हैं, क्योंकि हम टोटल 7 स्टेप हैं, अभी हम 6 स्टेप में पहुंच गए। मार्केटिंग मास्टरी थोड़ा बहुत तो करनी पड़ती है, क्योंकि ना बिना मार्केटिंग के तो कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। आप जब तक मार्केट में निकलोगे नहीं, लोगों को बताओगे नहीं, तो कैसे कोई चीज सेल होगी? तो लोगों को तो बताना पड़ेगा। अब उसे आप चाहे मार्केटिंग समझो या फिर अवेयरनेस बताओ या जो भी है, तो सोशल मीडिया भी एक आज सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। कुछ पोस्ट बना के, रील बना के, व्हाट्सएप पोस्टर बनाना, अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्कशॉप करना, टीम इंपावरमेंट करना, पर्सनल ब्रांडिंग करना, हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोवाइडर लाइक मी, कि मैं अपने आप को या फिर इस तरीके से प्रदर्शित करता हूँ कि मैं लोगों को हेल्थ या हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा हूँ। तो स्टेप 6 मार्केटिंग मास्टरी में थोड़ी बहुत जितना मुझे पता है, देखो मैं मास्टर नहीं हूं, मैं कोई मतलब प्रोफेसर नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हूं। बस कुछ अध्ययन जो मैंने किया है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, जो आपके काम आ सकता है। अगर काम आता है तो मैं अपने आप को धन्यवाद समझूंगा या धन्य समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, अगर आपके काम आती है तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में क्यों जरूरी है? कि आजकल हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर है, और यहीं से अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो कंटेंट टाइप किस तरह से बना सकते हैं? अगर पोस्ट बनाना है आपको तो रेडिएशन फैक्ट, क्या रेडिएशन के फैक्टर हैं, हेल्थ टिप्स, ईएम गार्ड के बेनिफिट्स, है ना। रील्स बनाना है तो शॉर्ट डेमो क्लिप्स बनाइए, बिफोर आफ्टर टेस्ट बनाइए, एनर्जी टेस्ट बनाइए। व्हाट्सएप पोस्टर बनाना तो 1 MB से शेयरेबल, प्रोटेक्ट योर फैमिली विद ईएम गार्ड वाला ऐसा पोस्टर बनाइए, ठीक है। स्टोरी बनानी है, स्टेटस लगाना तो डेली अपडेट्स, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है इससे। तो हमेशा सिंपल विजुअल बनाइए, शॉर्ट कैप्शन दीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये आपका, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम बनाइए,
लोग छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन करिए, छोटे छोटे फ्री अवेयरनेस सेशन लीजिए, स्कूल्स में जाइए, रेडिएशन के बारे में बताइए कि बच्चों को कैसे रेडिएशन पहुंच रहा है, और आपकी स्कूल जो है रेडिएशन फ्री हो सकती है, आपके क्लासेस रेडिएशन फ्री हो सकते हैं। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी है, ऑफिसेस है, वहां पे आप छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। उनको प्रॉब्लम बताइए, ये प्रॉब्लम्स है, इसके डेमो और सोल्यूशन पे बात करिए। ठीक है, टीम इंपावरमेंट करिए, अपने जो सदस्य है, जो टीम के मेंबर, उनको डेमो किट यूज करना सिखाइए, सोशल मीडिया में कंटेंट शेयर करना सिखाइए। ठीक है, वीकली आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, टीम को भी मिनी ट्रेनर बनाओ, है ना, ताकि आपकी रीच 10x हो जाए। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स है, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस तरीके से जो मैंने सीखा है वही आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग करना है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी आइडेंटिटी भी ब्रांड होनी चाहिए भाई। आप अपनी भी ब्रांडिंग पर्सनल करना है तो टैग लाइन हेल्थ हैप्पीनेस प्रोवाइडर, जैसे मैं मेरी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करता हूँ हैप्पीनेस प्रोवाइडर, पोजीशन कैंगन वाटर एजुकेटर, ईएम गार्ड ट्रेनर। हमेशा फोटोज, पोस्टर, वीडियो अपने नाम पर कंटेंट पे जोड़े। लोग प्रोडक्ट से पहले आप पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप पे अगर ट्रस्ट है तो लोग प्रोडक्ट को ज्यादा देखते नहीं, क्योंकि आपकी ट्रस्ट की वजह से ही मार्केट में बिजनेस हो रहा है। तो आपका ट्रस्ट अगर अच्छा है तो फिर कैसे भी हो लोग खरीद लेते हैं। देखा होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, डेमो लोग ने नहीं देखा, आपके कहने पे मशीन ले ली, तो आपके ट्रस्ट की वजह से होता है ऐसा। तो लोग प्रोडक्ट से पहले आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग करना है ना, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम करने वाली है। जैसे एग्जांपल बताऊं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस जब सोच लेंगे रेडिएशन सेफ्टी, तो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। तो 7वां स्टेप है, लास्ट स्टेप है, लीडरशिप एंड टीचिंग। तो लीडरशिप का भी थोड़ा हमें ध्यान देना। अगर हमने सीख लिया, जैसे मैंने जो चीज सीखी, तो मैंने थोड़ा सा अपनी टीम के लिए, आप लोगों के लिए मटेरियल इकट्ठा किया और सिखा रहा हूँ जो भी मेरे से बन सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आई डोंट नो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं। तो ट्रेन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स, शेयर रियल एक्सपीरियंस, है ना, केस स्टडीज, बिल्ड रिपुटेशन एज अ यम गार्ड ट्रेनर या मास्टर ट्रेनर या यम गार्ड प्रो कह सकते हैं अपने आप को। तो 7वां स्टेप क्या है, दूसरों को ट्रेन करना। अकेले सब नहीं किया जा सकता, बिल्कुल संभव नहीं अकेले हर कुछ करना। ग्रोथ तभी होगी जब आप नॉलेज मल्टीप्लाई करेंगे। टीम मेंबर्स को बार बार डेमो प्रैक्टिस करवाएं। टूल्स क्या हो सकते हैं, ईएमएफ मीटर, रेडियफ, आरएफ डिटेक्टर्स, एनर्जी टेस्ट, है ना, उनको यूज करने दें स्वयं को। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रोल प्ले सेशन कराएं, और हर नए डिस्ट्रीब्यूट को मिनी ट्रेनिंग थोड़ा सा करवाइए उनको। अपने एक्सपीरियंस और केस स्टडी पर शेयर करना है ना, तो अपनी पर्सनल स्टोरी देगा, मुझे क्या फायदा हुआ, कैसे मैंने यूज किया, क्या क्या फर्क दिखा। कस्टमर को टेस्टिमोनियल बताइए कि भाई ये इनको यूज करने से ये चीजें फायदा हुआ है, इन पे फायदा हुआ है। जैसे हम मलेशिया गए थे तो हमें भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल सुनने को मिले, किसी को माइग्रेन में फायदा हुआ, तो किसी के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम था, उस बच्चे को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो बहुत सारी हमको ईएम गार्ड के बेनिफिट्स बताए गए, तो हमारा भी ध्यान उस पर केंद्रित हुआ और फिर हमें उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए मजबूर किया। तो मास्टर ट्रेनर बनना है तो हमें नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना, बिजनेस इम्पैक्ट, टीम एम्पावरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो खुद को हमेशा लीडर की तरह प्रेजेंट करें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपकी टीम की इंस्पिरेशन होती है। तो अगर आप स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन आपको फॉलो करेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि स्वयं सीखना स्टार्ट करिए। आपके अपलाइन को, आपके सीनियर्स को थोड़ा फ्री करिए। ठीक है, तो आप स्वयं से भी डेमो करना, जैसा भी हो करते रहिए, धीरे धीरे करते करते आप सीख जाएंगे। तो बिकमिंग एन ईएम गार्ड मास्टर, 3 चीजें मेन चीजें लग रही मुझे पर्सनली, नॉलेज, डेमो स्किल और लीडरशिप। तो आप बन जाएंगे ईएम गार्ड प्रो। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ईएम गार्ड के बारे में बेसिक चीजें क्लियर हो गई हो, कैसे बात करनी है, क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, ये चीजें क्लियर हो गई हो।